ओके गाइस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग सभी देवियों, सज्जनों, भाइयों, बहनों, मित्रों, सभी को मेरी तरफ से वेरी वेरी गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूं आप सब एकदम बढ़िया है, जोरदार है, तूफानी है, ताबड़तोड़ है, चार है, मचार है, सबकी लाइफ एकदम जोरदार चालू है। किसी की भी लाइफ में कोई भी चीज की कमी नहीं एंड सब एकदम धुआंधार तरीके से मचा रहे। सो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम टू द लेक्चर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रीमियर लीग। यस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रीमियर लीग के आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं सर? AS9 का लेक्चर 2 हमारा पेंडिंग है और आज का हमको टॉपिक दिख रहा है AS7। यस, तो आज इन दोनों में से क्या होने वाला है, लेक्चर 2 ऑफ AS9 या AS7 लेक्चर 1? तो AS7 का लेक्चर 1 होगा आज सर। फिर AS9 का लेक्चर 2 और उसके क्वेश्चंस वो अपलोड कर दूंगा सर। आपने ये दावा हमको एक बार पहले भी किया था, AS28 का लेक्चर 3। बेटा इस संडे तक AS28 का लेक्चर 3 भी आपको मिल जाएगा, AS9 का लेक्चर 2 भी आपको मिल जाएगा। आज हमारा होगा AS7 का लेक्चर 1। ठीक है, तो ये दोनों चीज आपकी संडे तक अपलोड हो जाएगी। AS9 का जो लेक्चर 2 पेंडिंग है, AS28 का लेक्चर 3 जो पेंडिंग है। ओके, दोनों चीज हमारी आज की हो जाएगी एंड हम लोग मिलेंगे इसके लिए रिकॉर्डेड सेशन में। तो ये रिकॉर्डेड सेशन आपको मैं अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 से। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 का होगा लेक्चर नंबर 1 आज। यस, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का लेक्चर नंबर 2 कल होगा। सिंस हमारी इस वीक में क्लासेस मिस हुई थी तो मैंने कल सैटरडे को भी क्लास हमारी शेड्यूल कर दी है, राइट? तो AS7 भी हम लोग इसी हफ्ते कवर कर लेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 से जो है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, अगेन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के रेवेन्यू रिकॉग्निशन की बात करता है। जैसे AS9 में हमने पढ़ा था कि AS9 ऑल्सो टॉक्स अबाउट रेवेन्यू रिकॉग्निशन, वैसे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट भी किस चीज की बात करता है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन की बात करता है, बट एक स्पेसिफिक सिनारियो में। तो स्पेसिफिक सिनारियो में आपके साथ डिस्कस करूं उसके पहले मुझे केवल 1 मिनट का समय दीजिएगा। मैं यहाँ पे AS7 के नोट्स आपके लिए अपलोड कर देता हूं। मैंने ग्रुप पे तो डाल दिया है नोट्स अभी जस्ट सेशन स्टार्ट करने के पहले, और यहां पे मैं अपने स्क्रीन पे भी ला लेता हूं इसके नोट्स। सो जस्ट गिव मी अ मिनट, एक कई मिनट दोगे तो मैं यहाँ पे नोट्स अपलोड कर लूंगा। चलो आ गए AS7 के नोट्स आपके स्क्रीन पे। 5 तक गिनिए, 10 में आ जाएंगे। ये रहे आपके स्क्रीन के ऊपर AS7। चलो, अब AS7 का समरी चार्ट आप सबके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। यस सर, AS7 का समरी चार्ट हम सबके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। तो AS7 क्या बात करता है, पहले तो मुद्दा समझ लो। AS7 किस चीज की बात करता है तो फिर पढ़ने में आगे समझेगा। हम अगर स्टार्टिंग का ही मुद्दा ना समझे ना तो हमको यही नहीं समझेगा कि आगे हम पढ़ क्यों रहे हैं जो भी चीज पढ़ रहे हैं। तो क्या होता है, जैसे AS9 वॉज अ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विच वॉज टॉकिंग अबाउट रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना, कैसे रिकॉग्नाइज करना, वो आप बचपन में पढ़ चुके हो। सेल की एंट्री क्या, इंटरेस्ट इनकम हुआ एंट्री क्या, डिविडेंड इनकम हुई एंट्री क्या, ये सब एंट्रीज हम बचपन में पढ़ चुके हैं कि कैसे करना। इस चीज की बात नहीं कर रहा कि कैसे करना, बट ये बोलता था AS9 कि आपने रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना। दैट इज व्हाट AS9 वाज टॉकिंग अबाउट। कब रिकॉग्नाइज करोगे, कि सेल की एंट्री जो आप बचपन में पढ़े हो कब पास करने का, जब गुड्स आपके एक्चुअली सेल हुए। तो गुड सेल कब माना जाता है, उसके कंडीशंस दिए, रेवेन्यू रिकॉग्निशन के कंडीशंस दिए, परफॉर्मेंस, मेजरेबिलिटी, कलेक्टिबिलिटी, फिर उसके कई सारे अन्य अन्य सिनारियोज हमने पढ़े। यस, अब AS7 भी वैसे रेवेन्यू रिकॉग्निशन की ही बात करता है, बट ये स्पेसिफिक सिनारियो की बात कर रहा है। ठीक है, काय की बात कर रहा है, स्पेसिफिक सिनारियो की बात कर रहा है। स्पेसिफिक सिनारियो की बात कर रहा है तो इसमें स्पेसिफिक सिनारियो में किस चीज की बात कर रहा है? ठीक है, तो ये स्पेसिफिक सिनारियो में आपको बोलता है कि मित्रों, कुछ लोग होते हैं जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करते, काय से काम करते, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करते। ठीक है, वो जो लोग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करते उनका रेवेन्यू रिकॉग्निशन की बात यहां पे कर रहे हैं। सर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करते मतलब क्या? वो होते हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्टर्स। क्या होते हैं वो? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स मतलब क्या? What do we mean by construction contractors? What do we mean by construction contractors? ऐसे लोग जो खुद की प्रॉपर्टी बिल्ड नहीं कर रहे, मतलब खुद का असेट बिल्ड नहीं कर रहे। आज ये मेरा स्टूडियो मैं बनवाया, मैंने यहाँ पे 10 आदमी लगवाया काम पे और बोला चलो बनाओ इसको, तो मैं कॉन्ट्रैक्टर नहीं हूं, मैं खुद का असेट बिल्ड कर रहा हूं। तो मेरे लिए AS7 एप्लीकेबल नहीं है। सर क्यों? मेरे लिए फिर यहां पे ये क्या कर रहा हूं मैं सर, अपना एक असेट क्रिएट कर रहा हूं जो मैं अपने सेल्फ यूज के लिए आगे इसको यूज करूंगा, खुद के टीचिंग के पर्पज से इसको यहां पे यूज करने वाला हूं।
तो सर ये मेरा एक असेट क्रिएट हो रहा है, इस पे मैं AS10 लगाऊंगा। यहां से मेरा पर्पस रेवेन्यू जनरेट करने का नहीं है। मैं ये जो स्टूडियो बनाया, ये स्टूडियो को क्या बेचने का पर्पस है क्या मेरा? या या समझो ये स्टूडियो क्या मैं किसी और के लिए बना रहा हूं क्या? सबसे पहली बात, नहीं सर, किसी और के लिए नहीं बना रहे, खुद के यूज के लिए बना रहे। मतलब क्या मेरा खुद का असेट क्रिएट हो रहा है? हाँ सर, खुद का असेट क्रिएट हो रहा है। मतलब ये स्टूडियो से, स्टूडियो बना के, स्टूडियो खड़ा करके क्या मेरे को रेवेन्यू होने वाला है क्या? सर स्टूडियो से आज सच नहीं होने वाला आपका रेवेन्यू, असेट क्रिएट होने वाला है। असेट को यूज करोगे उससे रेवेन्यू होगा, वो अलग बात है। बट ये जो स्टूडियो बनाया, ये जो असेट बनाया, वो असेट से क्या मेरे को रेवेन्यू होगा? नहीं। तो अगर मैं कोई सेल्फ ओन्ड प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करता हूं, सेल्फ ओन्ड प्रॉपर्टी, तो क्या मेरे को AS7 का रेवेन्यू रिकॉग्निशन का प्रिंसिपल लगता है क्या? सर अगर आप सेल्फ ओन्ड प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, खुद की प्रॉपर्टी है, खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो वो कंस्ट्रक्ट करते करते आपको रेवेन्यू नहीं हो रहा है। ये एएस बात करता है कि भैया ये देख, तू बिल्डिंग बना रहा है, ये 10 माले की बिल्डिंग तू बना रहा है, यहां पे ये 10 माले की बिल्डिंग बनाते बनाते क्या तुझे रेवेन्यू हो रहा है क्या? तो अगर मैं खुद का ही बिल्डिंग बना रहा हूं तो बनाते बनाते मेरे को कोई रेवेन्यू नहीं हो रहा, तो मेरे को AS7 लगना ही नहीं है। बट सर मैं कौन हूं? मैं बीच का एक केवल कॉन्ट्रैक्टर हूं। तो यहां पे कौन है? यहां पे एक बहुत अमीर व्यक्ति है, उसने मेरे को, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, मेरे को यहां पे अपॉइंट किया। ये बहुत अमीर व्यक्ति अपनी बिल्डिंग बनवाना चाहता है, बट उसको बिल्डिंग बनाना नहीं आता, मेरे को आता है कॉन्ट्रैक्टर। वो बोलता है भाई 10 माले की बिल्डिंग बना के दे, तो मैं कॉन्ट्रैक्टर उसको ये 10 माले की बिल्डिंग बना के देता हूं। तो सर आप जो कॉन्ट्रैक्टर हो, जो इसको 10 माले की बिल्डिंग बना के दे रहे हो, तो सर यहां पे क्या चीज होगा? मैं जो कॉन्ट्रैक्टर हूं, जो मैं यहां पे इसको 10 माले की बिल्डिंग बना के दे रहा हूं, मैं कॉन्ट्रैक्टर जैसे जैसे बिल्डिंग बनाते जा रहा हूं, वैसे वैसे मेरे को उसमें से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। क्योंकि मैं जिस करोड़पति आदमी के लिए बिल्डिंग बना रहा हूं, मैं उसको बोलूंगा भैया देख 2 फ्लोर बन गए, चल मेरे को पैसा दे। देख 4 फ्लोर बन गए और पैसा दे। देख 6 फ्लोर बन गए और पैसा दे मेरे को। तो यहां पे जैसे जैसे बिल्डिंग खड़ी होती जा रही, मेरे को पैसा मिलते जा रहा है। तो ये एएस किसको अप्लाई होता है? सर जब कोई एसेट कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ये ब्रिज बन रहा है, ठीक है, ये क्या बन रहा है? एक ब्रिज बन रहा है। ब्रिज बनते बनते मेरे को इसमें कमाई होती जा रही है। एसेट जैसे जैसे बनते जा रहा है, अगर किसी को कमाई हो रही है तो उसको यहां पे AS7 लगाना है। तो सर असेट बनाते बनाते किसको कमाई होती है? कॉन्ट्रैक्टर को। सर अगर आप खुद का असेट बना रहे हो, मेरा जब स्टूडियो बन रहा था, बन रहा था, तब मेरे को कोई कमाई हो रही थी क्या? ये कंस्ट्रक्शन करके कमाई नहीं हो रही थी। तो अगर आप सेल्फ ओन्ड प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो वो उसके कंस्ट्रक्शन के टाइम पे आपको कोई रेवेन्यू नहीं हो रहा। उसको यूज करोगे बाद में, उससे फिर यूज करके टीचिंग करोगे, टीचिंग से कमाई होगी, वो बात अलग हो गई। बट ये बनाते बनाते, कंस्ट्रक्शन करते करते मेरे को क्या कोई उसमें रेवेन्यू जनरेट होगा? नहीं होगा। तो वो सेल्फ ओन प्रॉपर्टी अगर मैं बना रहा हूं, सेल्फ ओन प्रॉपर्टी अगर मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, सेल्फ ओन प्रॉपर्टी को अगर मैं यहां पे कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, तो AS7 एप्लीकेबल नहीं है। मैं किसी और के लिए प्रॉपर्टी बना के दे रहा हूं। तो किसी और की प्रॉपर्टी में जैसे जैसे बना रहा हूं, वैसे वैसे मेरे को उसमें से कमाई हो रही है, कमाई हो रही है, तो मेरे को AS7 एप्लीकेबल हो रहा है। तो AS7 किसको एप्लीकेबल है? कॉन्ट्रैक्टर्स को एप्लीकेबल है। ठीक है, सेल फोन प्रॉपर्टी अगर कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो उसमें AS7 एप्लीकेबल नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर्स को ये AS एप्लीकेबल है। गया सबके दिमाग में? यस, एवरीबडी क्लियर विद दिस? एवरीबडी क्लियर विद दिस? ठीक है, एवरीबडी एब्सोल्युटली क्लियर। सर पीडीएफ में दिक्कत है? पीडीएफ में क्या दिक्कत है भाई? लेट मी जस्ट चेक, पीडीएफ में क्या दिक्कत है? सभी को दिक्कत है क्या पीडीएफ में? ES2 and 16 का नोट है, जस्ट लेट मी चेक। अरे ये क्या अपलोड हो गया? ऐसे कैसे ये अपलोड हो गया? नॉनसेंस। रुक जा, ये डिलीट करना पड़ेगा ग्रुप पे, और फिर दूसरा वापस 1 सेकंड डालना पड़ेगा। समरी चार्ट्स, AS7 के समरी चार्ट पे जाएंगे,
ये खुल गया। अब इसका लिंक कॉपी किया वापस, AS7 समरी चार्ट। चलो ये डाल दिया मैंने AS7 समरी चार्ट। एक बार अब वापस चेक कर लो, AS7 समरी चार्ट आ गया। इसके डिटेल्ड हैंड रिटन नोट्स भी डाल देता हूं। ये लो, अब हो गया, दोनों चीज डाल दी। हाँ जी सर, दोनों चीज आपने डाल दी। ओके, आ गया अब। चलो ठीक, गुड। यस तो अब देखो यहाँ पे क्या चीज है। यहाँ पे हम लोग ने बात किया एप्लीकेबिलिटी की, किसको एप्लीकेबल होगा, कॉन्ट्रैक्टर्स को। यस, अगर असेट कंस्ट्रक्ट करते करते किसी को कमाई हो रही है तो उसको AS7 एप्लीकेबल है। किसको कमाई हो रही है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो खुद का असेट क्रिएट नहीं कर रहा, किसी और को करके दे रहा, तभी उसको कमाई का स्कोप है। अगर सर ये एक व्यक्ति है तेजस, ये तेजस क्या कर रहा है, तेजस एक खुद का असेट क्रिएट कर रहा है, सेल्फ ओन प्रॉपर्टी, यहां पे खुद की बिल्डिंग बना रहा है, ठीक है। और दूसरा वो एक कॉन्ट्रैक्ट पे किसी और के लिए एक बिल्डिंग बना के दे रहा है, कॉन्ट्रैक्ट पे वो किसी और के लिए बिल्डिंग बना के दे रहा। तो AS7 तेजस को कहां एप्लीकेबल होगा, उसको AS7 यहां पे एप्लीकेबल होगा। क्यों, क्योंकि ये बिल्डिंग बनाते बनाते तेजस को कमाई हो रही है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो जो कंस्ट्रक्शन करते करते अगर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो वहां पे AS7 एप्लीकेबल रहेगा। कंस्ट्रक्शन करते करते जहां पे यहां पे रेवेन्यू होता है तो AS7 हमारा क्या हो जाता है, यहां पे AS7 एप्लीकेबल हो जाता है। यस सर, चलिए तो अब यहां से आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो क्या है, मैं कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो सर इसका मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इज द कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ वन असेट और मल्टीपल असेट्स। तो एक असेट कंस्ट्रक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट, या फिर मल्टीपल असेट्स कंस्ट्रक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट, या फिर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आप क्या दे रहे हो, सर्विसेज डायरेक्टली रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। सर सर्विसेज डायरेक्टली रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी मतलब आप कोई आर्किटेक्ट हो, आप कोई इंटीरियर डिजाइनर हो, ठीक है, यस, आप कोई क्या हो, आप कोई सिविल इंजीनियर हो, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, जो कंस्ट्रक्शन है उससे रिलेटेड सर्विस दे रहे हो। आर्किटेक्ट आके देखता है कि अपन ने ये ऐसा प्लान करना है, वैसा प्लान करना है, तो आर्किटेक्ट को भी देखो जैसे जैसे ये कंस्ट्रक्ट हो रहा है वैसे वैसे उसको भी रेवेन्यू हो रहा है। इंटीरियर डिजाइनर, उसको भी जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है वैसे वैसे उसको भी इनकम हो रही है। सिविल इंजीनियर वो चेक कर रहा है कि वो जो बिल्डिंग बन रही है उसकी स्ट्रेंथ वगैरह बराबर है क्या, स्टेबिलिटी वेबिलिटी सब चेक कर रहा है। जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसको भी यहां पे क्या हो रही है, उसको भी कमाई हो रही है। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग सर्विसेज दे रहे हैं रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। तो ये लोग जो सर्विसेज दे रहे हैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से रिलेटेड, तो ये भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में AS7 में कवर हो जाएंगे। इनका भी जो रेवेन्यू है, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर, सिविल इंजीनियर, ये सब का भी जो रेवेन्यू है AS7 के आधार पे ये लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। आगे बोलते हैं कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसमें डिस्ट्रक्शन रिस्टोरेशन ऑफ असेट होता है। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आपको बोला एक असेट को डिस्ट्रॉय करना है, तो वो असेट को डिस्ट्रॉय करने का अगर आपने ठेका लिया है, ठीक है, आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, ठेका लिया है किसी असेट को डिस्ट्रॉय करने का, तो वो भी उससे जो रेवेन्यू हो रहा है वो भी AS7 में होगा। आपको कोई बोला है किसी असेट को रिस्टोर करना है, उसका पेंटिंग पुंटिंग पूरा कर दो, उसको वापस वाटर प्रूफिंग कर दो, तो किसी असेट को आपको रिस्टोर करना है, रिस्टोरेशन ऑफ एन असेट, इससे आपको जो कमाई हो रही है वो भी AS7 के आधार पे आप यहां पे रिकॉग्नाइज करोगे। फिर बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिस्टोरेशन ऑफ एनवायरमेंट। अब आपने किसी असेट को डिस्ट्रॉय किया, आपको एक बोले भैया यहां पे देखो एक पुलिया है, पुलिया मतलब ब्रिज हो गया, ये ब्रिज को आपने डिस्ट्रॉय करना है, ब्रिज को डिस्ट्रॉय करना है, तोड़ देना है। और ये ब्रिज को जब आप डिस्ट्रॉय करते हैं तब क्या चीज होता है, ब्रिज को डिस्ट्रॉय करते वक्त आपका एनवायरमेंट वगैरह कुछ सराउंडिंग खराब होगा, तो एनवायरमेंट को रिस्टोर करना है। तो इसका भी आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, रिस्टोरेशन ऑफ एनवायरमेंट, वापस से एनवायरमेंट को पूरा रिस्टोर करने का। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो मिला वो भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। इससे जो रेवेन्यू हो रहा है वो रेवेन्यू को भी आप AS7 के तहत ही रिकॉग्नाइज करोगे। तो ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का सभी को मीनिंग समझा कि इसमें क्या क्या चीजें आती है। इस पे MCQ आपको दे देंगे कि ये फॉलोइंग सर्विसेज दे रहे हैं,
एक ठेकेदार है जो बिल्डिंग बना रहा, एक आर्किटेक्ट है, एक सिविल इंजीनियर है, एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिस्ट्रक्शन रिस्टोरेशन, कुछ भी ऑप्शंस देंगे, इसमें से कौन से AS7 में कवर होता है। फिर एक ऑप्शन उसमें से दे देंगे आप सेल फोन प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो ये वाला आपको सिलेक्ट करना है कि ये वाला नहीं होता है, ये छोड़ के बाकी सारे होते हैं, तो इसमें आपको एमसीक्यू बन के दिया जा सकता है, इसमें एमसीक्यू बन के दिया जा सकता है। ओके यस, इस एएस में सर की क्रश आएगी, अबे नालायक को। ओके चलिए, तो यहां से आगे बढ़ते हैं। अब सर देखो क्या है, रेवेन्यू अगर हमने रिकॉग्नाइज करना है AS7 में, काय का कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का अगर मेरे को रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है, तो वो रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करूंगा ये देखना। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते वक्त आपको पहले दो चीजों पे ध्यान देना है, एक आता है सेगमेंटिंग, एक आता है कंबाइनिंग। वो आपने बात किया सर के क्रश की, तो यहां पे आ गया मुद्दा, तुरंत के तुरंत वो मुद्दा आ गया। ठीक है, नौरा और दिशा आने वाली नालायक को सस्पेंस तो सस्पेंस रहने दो, आप सस्पेंस बता दोगे, पूरा स्कीम बता दोगे, सबको चिल्ला चिल्ला के, तो कैसे चलेगा। ओके तो अब देखो यहां पे क्या है, बोले आपको किसी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का अगर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है, तो बोले थोड़ा ना उसमें ध्यान देना पड़ेगा किसी चीज का। सर कौन सी चीज का ध्यान देना पड़ेगा, तो यहां पे देखो आपको किस चीज का ध्यान देना पड़ेगा। भाई मेरा पेज कहां गया, मेरे को पहले तो पेज लाना पड़ेगा एक नॉर्मल वाला, चलो कोई नहीं, अप्लाई हो जाए, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या है, अब मैंने क्या किया, आप लोग को तो पता ही है, पुराना सा किस्सा है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं। नौरा हैज अ क्रश ऑन तेजस सर। सर क्या बात कर रहे हो, हाँ बेटा ये शादी के पहले से, मैंने नौरा को बोला अब शादी वादी हो गई भूल जाओ, पर ना हो पाए उससे, सच्चा प्यार है ना, कैसा भूलेगी। तो ऐसा है, अब नौरा ने मेरे को बताया, नौरा को पता है तेजस सूचक क्या है, कॉन्ट्रैक्टर है। सर आप तो पढ़ाते हो ना, हाँ कभी पैशन है, बोले पैशन क्या, पढ़ाता पैसों के लिए हूं, ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में लेता हूं, ये मेरा पैशन है, कंस्ट्रक्शन करके देना लोगों को। तो नौरा ने मेरे को बोला कि यार एक कॉन्ट्रैक्ट करते जिसमें नौरा की जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या उसकी प्रॉपर्टी है, उसका हाउस, मुंबई में एक हाउस है उसका, 23वें माले पे, बताऊंगा उसकी भी कहानी आगे आएगी। ये हाउस में बोले 4 असेट बनाना है। कौन से असेट, पहला रूम बनाना है, बोले बेडरूम, दूसरा बोले डांस स्टूडियो बनाना है, हाँ डांस स्टूडियो, तीसरा क्या बनाना है उसको, तीसरा एक टेरेस बालकनी बनाना है, बालकनी, यस बालकनी विद स्विमिंग पूल, वाह, स्विमिंग पूल एंड जैक्यूजी दोनों, तो स्विमिंग पूल हो गया एंड जैक्यूजी, स्पेलिंग क्या है पता नहीं, हम गरीब लोग, हमको नहीं पता होता। चौथी चीज बोले गेमिंग स्टूडियो बनाना है, गेमिंग स्लैश टीचिंग स्टूडियो। मैंने बोला इसका तुमको क्या काम, बोले मैं निकाल लूंगी जो काम है मेरे को इससे, बोले मैं जान ना जाऊं पर किसी को यहां पे काम जरूर करवाऊंगी इस स्टूडियो में, यूज तो होगा बोले। अब देखो क्या है, नौरा और मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वी हैव वन कॉन्ट्रैक्ट, मुद्दा कॉन्ट्रैक्ट का है बेटा, भटकना मत, ठीक है, मुद्दा कॉन्ट्रैक्ट का है। नौरा और तेजस सर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एक कॉन्ट्रैक्ट में तेजस सर ने क्या है, उसको 4 असेट बना के देना है। तो ये हो गया असेट 1, ये भी बना के देना है, ये हो गया असेट 2, ये भी बना के देना है, ये हो गया असेट 3, ये भी बना के देना है, ये हो गया असेट 4, ये भी बना के देना है। तेजस सर ने नौरा को 4 असेट बना के देना है। अब यहां पे बोलते हैं कि नौरा और तेजस सर के बीच में देखो ये कॉन्ट्रैक्ट का नेगोशिएशन कैसे हुआ, कॉन्ट्रैक्ट है इसका नेगोशिएशन कैसे हुआ नौरा और तेजस सर के बीच में। तो यहां पे तेजस सर ने क्या किया, नौरा को हर एक असेट बनाने के लिए बोले रूम का खर्चा कितना लगेगा, रूम का खर्चा बोले 60 लाख का तुम्हारा रूम बनेगा, ये डांस स्टूडियो कितने का बनेगा, 30 लाख का ये बनेगा, बैल्कनी विद जैक्यूजी एंड स्विमिंग पूल बोले 1 CR का, 1 करोड़ का बनेगा, एंड गेमिंग एंड टीचिंग स्टूडियो ये तेजस सर ने ये बनाया 50 लाख में। तो देखो तेजस सर ने क्या किया, सेपरेट प्रपोजल दिया है, सेपरेट प्रपोजल फॉर ईच असेट, ईच असेट। अब इसमें नौरा यहां पे चाहे या तेजस सर चाहे तो यहां पे इंडिविजुअली एक एक को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं, जो भी प्रपोजल पसंद आया, पहला वाला जमा ठीक है, तीसरा वाला जमा ठीक है, वो दोनों एक्सेप्ट कर दो, बाकी रिजेक्ट कर दो। तो यहां पे क्या है, ईच असेट या प्रपोजल जो भी बोलो, ईच असेट प्रपोजल इंडिविजुअल बेसिस पे एक्सेप्ट रिजेक्ट हो सकता है, इंडिविजुअल एक्सेप्ट या फिर इंडिविजुअल बेसिस पे रिजेक्ट हो सकता है, इंडिविजुअली एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो सकता है। और हर एक असेट का, ईच असेट जो है उसमें जो लगने वाला कॉस्ट है, उससे जो होने वाला रेवेन्यू है वो आइडेंटिफाइबल है, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या चीज है सर, पूरी चीज ये है कि आपका नेगोशिएशन कैसे हुआ, आपने सेपरेट प्रपोजल दिया है हर एक असेट के लिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 4 के लिए 4 प्रपोजल दिए।
नौरा को जमा तो ठीक, नहीं जमा तो ठीक, और एक जमा तो एक एक्सेप्ट करेगी, चार जमे तो चार एक्सेप्ट करेगी, मतलब हर एक प्रपोजल को इंडिविजुअल बेसिस पे एक्सेप्ट रिजेक्ट कर सकते हो। आप भी नौरा भी। अब नौरा ने बोला ये 60 लाख नहीं, इसको आप 70 लाख में, मैंने बोला 70 लाख बहुत ज्यादा हो गया, बोले चलो 69 लाख पे अपन सेटल करते। तो यहां पे अगर 69 लाख पे सेटल करना है तो मैं और नौरा दोनों में से हम लोग इंडिविजुअली एक्सेप्ट रिजेक्ट कर सकते हैं। वो काउंटर ऑफर दे रही, मैं ऑफर दे रहा, जो भी है इंडिविजुअली एक्सेप्ट रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ईच असेट ईच प्रपोजल कैन बी इंडिविजुअली एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। उसके बाद बोले ईच असेट का कॉस्ट और रेवेन्यू, इसमें जो रेवेन्यू जनरेट होगा, इसमें जो लगने वाला कॉस्ट है, वो आप इंडिविजुअली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो बोले यार देखो, यहां पे लीगैलिटी के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट है, लीगली आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, बट AS7 के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहां पे क्या करोगे, AS7 के अनुसार जब रेवेन्यू रिकॉग्निशन करने की बात करोगे, तो आप रेवेन्यू रिकॉग्निशन करते टाइम चारों को सेपरेट असेट्स मानो। ये क्या है, 4 सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स मानो, 4 सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स मान के इसका सेपरेट रेवेन्यू रिकॉग्निशन करना, सेपरेट रेवेन्यू रिकॉग्निशन फॉर ईच असेट, सेपरेट रेवेन्यू रिकॉग्निशन फॉर ईच असेट। ये चीज सभी को क्लियर, सेपरेट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे फॉर ईच असेट। सभी को ये चीज क्लियर हुई? हाँ सर हमको क्लियर हुई। तो यहां पे बोले AS7 में आप जब रेवेन्यू रिकॉग्निशन करोगे तो उसको एक कॉन्ट्रैक्ट मान के ये सब का टोटल कितना है, 30 + 60 90 90 1 करोड़ 90 2 करोड़ 40। तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते वक्त पूरा 2.40 करोड़ का एक साथ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करने का कि अच्छा मेरा पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 2.4 करोड़ का अमाउंट इन्वॉल्व है, 2.4 करोड़ में से कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज, वैसा नहीं सोचने का। सोचने का आपने ऐसा किया, असेट 1 60 लाख, इसका रेवेन्यू रिकॉग्निशन कितना करूं, ये 60 लाख में से आज की तारीख में कितना करूं, फिर ये दूसरे पे आने, दूसरे का रेवेन्यू रिकॉग्निशन कितना करूं, तीसरे का कितना करूं, चौथे का कितना करूं, चारों को सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स मानने का। अकाउंटिंग के लिए लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, अकाउंटिंग के लिए AS7 बोलता है 4 सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मानने का और सेपरेट रेवेन्यू रिकॉग्निशन करने का। पहले का रेवेन्यू रिकॉग्निशन अलग, दूसरे का अलग, तीसरे का अलग, चौथे का अलग। ठीक है, यस। ये कब करने का, जब आपकी 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। पहले सेपरेट प्रपोजल फॉर ईच असेट, हर एक असेट का सेपरेट प्रपोजल। दूसरा, ईच असेट इज, उसका जो प्रपोजल है वो इंडिविजुअली आप एक्सेप्ट रिजेक्ट कर सकते हो। और तीसरी क्या कंडीशन है, ईच असेट उसका कॉस्ट एंड रेवेन्यू आइडेंटिफाई कर सकते हो ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस। तो यहां पे देखो, इसको, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं सेगमेंटिंग, कि कॉन्ट्रैक्ट, लीगल कॉन्ट्रैक्ट एक हुआ था, अकाउंटिंग के लिए उसको 4 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट मानने का, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वी विल कॉल इट सेगमेंटिंग। सेपरेट प्रपोजल फॉर ईच असेट आपने किया है, हर असेट के लिए क्या है, ईच असेट के लिए सेपरेट प्रपोजल। इंडिविजुअल बेसिस पे क्या करोगे, एक्सेप्ट या रिजेक्ट करोगे हर एक प्रपोजल को। इंडिविजुअल बेसिस पे आप क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे हर एक प्रपोजल को। उसके बाद फॉर ईच असेट कॉस्ट रेवेन्यू कैन बी इंडिविजुअली आइडेंटिफाइड। ये तीनों के तीनों कंडीशन अगर आपके फुलफिल हो रहे हैं, यस, तीनों के तीनों कंडीशन अगर आपके फुलफिल हो रहे हैं, तो लीगली भले ही वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, अकाउंटिंग के लिए AS7 के रेवेन्यू रिकॉग्निशन पर्पस के लिए आप उसको 4 सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स मानोगे। ठीक है, यस। उसके जो कॉस्ट है, उसको जो रेवेन्यू है, वो चारों के अलग अलग आप सेपरेट बेसिस पे रिकॉग्नाइज करोगे। ये गया सबके दिमाग में, ये गया सबके दिमाग में। ओके सर 69 ही क्यों बेटा, 70 थोड़ा ज्यादा हो गया ना, मतलब ऐसा थोड़ी है कि उसके पास पैसा है और वो ज्यादा ऑफर कर रही तो अपन लूट लेंगे। अपन लूट लेंगे क्या, अच्छी बात है क्या, यही इंसानियत है क्या? नहीं बेटा, मैं अच्छा इंसान हूं, मेरे को इतना ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, मेरे को इतना ज्यादा, मेरे को पैसों की लालच नहीं है। पैसे कमाने के लिए मैं टीचिंग कर रहा हूं, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, तो वो तो मेरा पैशन है ना, पैशन में थोड़ी पैसे ढूंढूंगा। ठीक है सर, ये उल्टा नहीं हो गया? सब टीचर के बायो में लिखा रहता टीचिंग इज माई पैशन। और ठीक है, पर पैशन से मेरा पेट नहीं भरता ना मेरे घर वालों का पेट भरता, तो टीचिंग अच्छा लगता है इसलिए वो करना चालू किया। बटू पैसे कमाने, भाई अब झूठ क्या बोलना, तुम लोग से झूठ बोल के कोई मतलब है क्या? तुम लोग से झूठ बोल के मतलब है क्या? आज तक मेरे मन में भी कभी विचार नहीं आया, ना किसी और टीचर के मन में विचार आया कि भाई इस बैच के स्टूडेंट से बहुत पैसा कमा लिया, चल 50% वापस कर देते। ना 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 ना, ऐसा मैंने देखा तो नहीं है, कभी देखा तो नहीं है। अरे सर पर क्रश है इसलिए 1 लाख का डिस्काउंट, उसको मेरे पे क्रश है ना, उसको मेरे पे क्रश है। एंड इट्स लाइक आई फील कि अगर किसी को मैं पसंद हूं तो आई शुड बिहेव मोर नाइसली विद देम, इसलिए मैंने उसको 1 लाख का डिस्काउंट दे दिया।
ओके। बड़ा दिल है सर का, अभी दिशा भी आएगी। ओके चलो। अब सर इसके बाद ना इन्होंने एक और चीज बोली है, इसके बाद इन्होंने एक और चीज बोली है। बोले AS7 लगाते वक्त एक और चीज का ध्यान रखना। आप AS7 के अनुसार क्या करते हो, जब रेवेन्यू रिकॉग्निशन की बात करते हो तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन करते समय एक और चीज का ध्यान रखो, वो है ये शब्द कंबाइनिंग। अब देखो क्या है, अब आई एम अ वन वुमेन मैन बट द नंबर ऑफ वुमेन हु कैन हैव क्रश ऑन मी, मैं क्या उसको कंट्रोल कर सकता हूं? नो। तो यहां पे क्या है, एक तो नौरा का आपको पता ही है, नौरा को आपके सर पे क्रश है। यस, ये वीडियो के कमेंट्स में देखना, अभी 6 महीने साल भर में ऐसे 2-3 छोले के भटूरे आएंगे। आओ बोले अपनी शक्ल देख ले फिर बात कर इसको तेरे पे, वैसे छोले भटूरे को पहले ही मेरा जवाब है, आया तू यहाँ पे पढ़ने ना, तू पढ़ाई कर ले, ठीक है? जो भी है मैं सी हूं, मेरे पे क्रश होने के चांसेस फिर पे ज्यादा है, और ऐसा लिखने वाले 90 है, तुम पे तो तुम तो भूल ही जाओ, ठीक है? ओके चलो। तो यहां पे क्या है, नौरा और दिशा की बात कर रहे हैं। अब दिशा को भी क्या है, तुम्हारे सर पे क्रश है, ये वाला दिल अच्छे से नहीं बना, इसको अच्छे से बना देते हैं, ठीक है? ये दोनों को मेरे पे क्रश है। अब क्या है, यहां पे ना नौरा ने अपना एक घर लिया है, ये कहां पे, मुंबई में। मुंबई में ये यहाँ पे नौरा का घर, नौरा और दिशा दोनों दोस्त भी है, दोनों बहुत अच्छी दोस्त है, ठीक है? तो दोनों बहुत अच्छी दोस्त है। अब दोनों यहाँ पे क्या करती है, दोनों यहाँ पे डिसाइड करती है कि यार देखो तेजस तो इट्स लाइक ही इज अ वेरी नाइस गाय, और वो मुंबई आता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। बच्चों को पढ़ाने के लिए जब वो मुंबई आता है तो हम लोग उसको डिनर या ब्रेकफास्ट के लिए, चलो दिन के टाइम पे ब्रेकफास्ट के लिए घर तो बुलाते ही है। अब घर बुलाते हैं तो अब उसको कितनी तकलीफ, पहले नौरा से मिलने जाएगा, फिर दिशा से मिलने जाएगा। अगर उन्होंने मुंबई में अलग अलग जगह पे घर ले लिया तो मैं कहां से इतना ट्रैवल करूंगा? दोनों ने, यहाँ बीच में सड़क आती है, एक ने सड़क के इस पार घर लिया, एक ने सड़क के उस पार घर लिया, वेरी गुड। अब दोनों ने क्या डिसाइड किया कि हम लोग तेजस के लिए एक और काम करेंगे, तेजस के लिए यहाँ पे हम बीच में एक ब्रिज बना देंगे, दोनों बिल्डिंग पे यहाँ पे एक ब्रिज बना देंगे। वाह सर वाह, बढ़िया है। मैं बता रहा हूं देखो, दोनों लड़कियां अच्छी है, बहुत अच्छी लड़कियां है, आई रिस्पेक्ट बोथ ऑफ देम क्वाइट अ लॉट। अब यहां पे क्या है, दोनों ने ये ब्रिज बनाया, ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट किसके पास आएगा? ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट आएगा तेजस के पास। ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट आएगा किसके पास? तेजस के पास, क्योंकि तेजस का पैशन क्या है? कंस्ट्रक्शन करना। टीचिंग तो पैसे के लिए, बट पैशन है कंस्ट्रक्शन करना, ठीक है? यस। तो अब देखो यहां पे क्या है, यहां पे कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट आया तेजस के पास। तेजस ने क्या किया है, लीगली दो लोग के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। लीगैलिटी के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट 1 हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ नौरा के साथ, और ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट 2 किसके साथ? कॉन्ट्रैक्ट 2 यहां पे दिशा के साथ। तो लीगली देयर आर 2 कॉन्ट्रैक्ट्स, लीगली 2 कॉन्ट्रैक्ट्स। बट बोलते यार अकाउंटिंग करते टाइम देखो, अकाउंटिंग और लीगैलिटी में फर्क है यार, अकाउंटिंग और लीगैलिटी में फर्क है। बोले यहां पे देखो क्या है, तेजस ये जो बनाएगा, ये नौरा के बिल्डिंग, नौरा की बिल्डिंग में 23rd फ्लोर, ये दिशा की बिल्डिंग, दिशा की बिल्डिंग में 23rd फ्लोर। यस सर, दोनों ने 23rd फ्लोर पे घर क्यों लिया? अरे क्योंकि मेरा बर्थडे 23rd है, तो इन्होंने बोला अरे वाह तेजस का बर्थडे 23rd, हम लोग 23rd फ्लोर पे घर लेंगे। सर 23rd कौन सा? नवंबर, इस महीने में। अबे नवंबर आ गया, यस अभी थोड़े दिन में 15 दिन में मेरा बर्थडे आ रहा है, हैप्पी बर्थडे टू मी। अब देखो यहां पे क्या है, अब देखो यहां पे क्या है, अब यहां पे क्या चीज है, यहां पे सर तेजस सर ने, यहां पे तेजस कॉन्ट्रैक्टर ने यहां पे 2 लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर किया है। बट अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, ये जो असेट तेजस बना रहा है, वो क्या एक असेट बना रहा है कि 2 असेट बना रहा है? सर असेट तो आप एक ही बना रहे हो ना। आप देखो, आप कॉन्ट्रैक्टर के तेजस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तेजस यहां पे जब दोनों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो तेजस यहां पे दोनों को क्या बोलेगा कि यार देखो ये टोटल असेट बनाने में, ये ब्रिज बनाने में मेरे को 2 करोड़ का खर्चा आएगा, मैं तुमसे लूंगा से फॉर एग्जांपल 3 करोड़, तो मैंने इनको यहां पे कोट किया 3 करोड़। फिर मैं क्या इसको बनाते बनाते ऐसा करूंगा कि देखो ये बीच से मैंने यहां पे तोड़ा, ये पहले नौरा का हिस्सा बनाऊंगा, फिर ये दिशा का हिस्सा बनाऊंगा, क्योंकि 2 अलग अलग लोग के साथ 2 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हुए। नहीं सर, आप तो इसको कंटिन्यूअस सीक्वेंस में बनाओगे। आपने देखो 2 चीज अभी क्या की, आपने यहां पे पहले तो ओवरऑल प्रॉफिट कैलकुलेट किया। हाँ सर, फर्स्ट चीज जो मैंने देखा ओवरऑल प्रॉफिट। दूसरी चीज मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे ये जो कर रहा हूं सर कंटिन्यूस सीक्वेंस में परफॉर्म कर रहा हूं, और मैं यहां पे ये असेट का जब नेगोशिएशन भी करूंगा तो दोनों से एक साथ करूंगा ना, कि यहां पे मैं नौरा से करूंगा, चल नौरा तू पहले अप्रूव कर कि यहां पे तू 1.5 करोड़ देगी क्या? इसने हाँ बोल दिया तो चल मैं आधा ब्रिज यहां से बना दूंगा, इसने ना बोला तो मैं इसका वाला ब्रिज नहीं बनाऊंगा। अरे बनाऊंगा तो पूरा एक साथ बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। तो यहां पे क्या है, मैं जो नेगोशिएशन कर रहा हूं, नेगोशिएशन ओवरऑल कर रहा हूं। तो यहां पे देखो 3 चीज, अब ये लोग क्या बोलते हैं, यहां पे बोलते हैं अगर आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, लीगली हो सकता है 2 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हो, बट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सिंगल पैकेज के तौर पे आपने नेगोशिएट किया है क्या? पूरा सिंगल पैकेज है। यस।
आप क्या उसको कंटिन्यूअस सीक्वेंस में उस असेट को बना रहे हो क्या? सर पूरा कंटिन्यूअस सीक्वेंस में बना रहा हूं। और क्या उस पर आप ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट कर रहे हो क्या? हाँ सर। तो बोले लीगली दो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, अकाउंटिंग के लिए एक ही मानने का। इसका रेवेन्यू रिकॉग्निशन जब करोगे ना, ये जो आप असेट बना रहे हो इससे आपको क्या होगा? इससे सर रेवेन्यू होगा। तो इसका रेवेन्यू रिकॉग्निशन करते वक्त इसको एक ही असेट मानने का, एक ही कॉन्ट्रैक्ट, एक ही असेट मानने का, और इसको एक असेट मानते हुए रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने का। दो अलग अलग नहीं मानने का। लीगलिटी में होगा दो अलग अलग, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक। ऊपर में क्या था? ऊपर में सर सेगमेंटिंग की जब बात कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट भले ही एक था, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक चीज थी, बट अगर मैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, सर चारों के सेपरेट प्रपोजल, चारों का कॉस्ट रेवेन्यू अलग से आइडेंटिफाई कर सकते। और ये जो सेपरेट हर एक प्रपोजल था, इंडिविजुअली एक्सेप्ट रिजेक्ट हो सकते। अकाउंटिंग के लिए इसको चार कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे, चार असेट मानेंगे, चारों का रेवेन्यू अलग अलग रिकॉग्नाइज करेंगे। यहां पे सर अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? इसको एक असेट मानेंगे। क्यों? मैंने इस पे ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन देखा, मैं कंटिन्यूस सीक्वेंस में इसको परफॉर्म कर रहा हूं, सिंगल पैकेज के तौर पे नेगोशिएट कर रहा हूं। तो बोले यहां पे अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको पूरा एक असेट कंबाइंड मानोगे और उसका रेवेन्यू रिकॉग्निशन करोगे। यस, ये चीज सभी को क्लियर, एवरीबडी क्लियर? ये हो गया मेरा कंबाइनिंग का बात। तो यहां पे ये समझा सेगमेंटिंग और कंबाइनिंग बोलते क्या है? हाँ सर, सेगमेंटिंग और कंबाइनिंग बोलते क्या है? ये बेसिकली बताते अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अकाउंटिंग पूरा एक असेट मानते हुए करना है, या अकाउंटिंग करने के लिए, रेवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको अलग अलग असेट्स, भिन्न भिन्न असेट्स में तोड़ देना है, भिन्न भिन्न असेट्स में तोड़ देना है। ये चीज सभी को क्लियर? एवरीबडी क्लियर विद दिस? एवरीबडी क्लियर? एब्सोल्युटली क्लियर? ठीक है। इस पे भी आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन आ सकता है। आपको क्वेश्चन में पूरे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स दे देंगे कि आपने 10 जगह के लिए आपने अप्लाई किया, 10 टेंडर्स के लिए आपने अप्लाई किया, 4 उसमें से अप्रूव हुए, उसका कॉस्ट या उसका रेवेन्यू इतना इतना है। तो क्या है सर? देखो आपने सेपरेट प्रपोजल दिया, इंडिविजुअल बेसिस पे 4 एक्सेप्ट हुए, 6 रिजेक्ट हुए, और उसका कॉस्ट वगैरह आपको दे दिया है। तो सर यहां पे अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको सेगमेंट करके हर एक असेट का रेवेन्यू रिकॉग्निशन सेपरेटली करेंगे। हर एक असेट का रेवेन्यू रिकॉग्निशन हम सेपरेटली करेंगे। तो सेगमेंटिंग और कंबाइनिंग की यहां पे बात हो गई। ठीक है। नेक्स्ट चीज अब देखो यहां पे क्या है। अब यहां पे क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ एडिशनल असेट। एडिशनल असेट की यहां पे बात करेंगे। हाँ सर, एडिशनल असेट की यहां पे बात करेंगे। जब मैं एडिशनल असेट की बात करता हूं, ठीक है, एडिशनल असेट की बात मेरी क्या होती है? अब नौरा ने मेरे को क्या बोला था? ये 1 2 3 4 गणपति जी की जय जयकार, ये 4 असेट मैंने यहां पे बनाना है। उसमें नौरा ने मेरे को बोला अब एक 5वां असेट भी आप साथ में बनाओगे, 5वां असेट भी साथ में बनाओगे। तो उसने मेरे को बोला है कि भैया एक एडिशनल असेट भी बनाना है। भैया मतलब वो वाला भैया नहीं, ऐसे ही एडिशनल असेट, एडिशनल असेट बनाना है। तो सर अब ये एडिशनल असेट जो है, ये जो एडिशनल असेट यहां पे है, ये एडिशनल असेट का जो रेवेन्यू होगा सर, आपको एडिशनल असेट का रेवेन्यू आप सर जो ओरिजिनल असेट था उसके साथ क्लब करोगे कि सेपरेटली रिकॉग्नाइज करोगे? इसको क्लब करोगे या सेपरेटली रिकॉग्नाइज करोगे? विल यू क्लब इट विथ दिस और विल यू सेपरेटली रिकॉग्नाइज? विल यू क्लब इट और विल यू सेपरेटली रिकॉग्नाइज? ये बताइए। विल यू क्लब और सेपरेटली रिकॉग्नाइज? तो इसके लिए दो चीज बोले कि क्लब करना या सेपरेटली रिकॉग्नाइज करना। उसके लिए यहां पे इन्होंने बोले कि कॉस्ट और रेवेन्यू रिलेटेड टू द एडिशनल एसेट विल बी सेपरेटली रिकॉग्नाइज्ड इफ इसका रेवेन्यू और कॉस्ट आप सेपरेटली रिकॉग्नाइज करोगे अगर एडिशनल असेट सिग्निफिकेंटली डिफर्स इन डिजाइन, टेक्नोलॉजी, फंक्शन फ्रॉम ओरिजिनल असेट। जो ओरिजिनल असेट आप बना रहे थे उसकी जो डिजाइन थी, उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही थी या उसका जो फंक्शन था, उससे अपना एडिशनल असेट बहुत ज्यादा अलग है। एडिशनल असेट क्या है? उससे बहुत ज्यादा अलग है। या फिर बोला है नेगोशिएशन फॉर एडिशनल असेट डन विदाउट रिगार्ड टू द ओरिजिनल असेट। हमारा जो ओरिजिनल असेट था उसको हमने मद्देनजर नहीं रखा है और उसको अलग छोड़ दिया। अलग रखते हुए हमने जो एडिशनल असेट है उसका नेगोशिएशन किया है। मतलब सर यहां पे क्या है? अब समझो, ये एग्जांपल मैं बोलता हूं, ये सर आप एक असेट बना रहे थे, दिस वाज कंसीडर्ड एज वन सिंगल असेट। इसके साथ सर नौरा और दिशा ने मेरे को बोला कि ये ब्रिज बना दोगे ना, उसके बाद क्या करने का? उसके बाद आपने ये एक और चीज बनाने का, वो क्या हो जाएगा हमारा? से फॉर एग्जांपल होम थिएटर बनाने का। होम थिएटर, ये एक और असेट की बात हुई। ये क्या हो गया? दिस इज एन एडिशनल असेट। तो अब सर ये देखो, एडिशनल असेट का कॉन्ट्रैक्ट भी किसके साथ हो रहा है? नौरा और दिशा के साथ ही हो रहा है। तो ये एडिशनल असेट का जो कॉन्ट्रैक्ट है, होम थिएटर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट, मैं नौरा और दिशा के साथ ही कर रहा हूं। तो ये एडिशनल असेट को क्या मैं क्लब कर दूं?
क्लब विद द ब्रिज और इसको एक सेपरेट असेट मानूं, सेपरेट असेट मानूं, तो बोले आप सेपरेट असेट मानोगे उसको अगर दो चीज पूरी हो रही है, अगर दो चीज पूरी हो रही है। सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज इन्होंने यहां पे बोला है कि अगर आपका जो नया असेट है उसका डिजाइन, उसका टेक्नोलॉजी, उसका फंक्शन बहुत अलग है ओरिजिनल असेट से, अलग फ्रॉम ओरिजिनल असेट, तो इसको आप सेपरेट असेट मानोगे। या फिर ये जो सेपरेट असेट आपने बनाया, या फिर ये जो सेपरेट असेट बनाया उसमें क्या है, उसका जब नेगोशिएशन किया, सेपरेट असेट बनाने का जो नेगोशिएशन किया, दिस इज विदाउट रिगार्ड, विदाउट रिगार्ड टू द ओरिजिनल असेट, विदाउट रिगार्ड टू ओरिजिनल असेट। ये जो ओरिजिनल असेट था इसको मैंने कोई कंसिडर ही नहीं किया ये नेगोशिएशन करते वक्त फॉर दिस एडिशनल असेट, तो बोले इसको सेपरेट असेट की तरह पूरा ट्रीट करो, इसका रेवेन्यू रिकॉग्निशन पूरा अलग करो, इसका रेवेन्यू रिकॉग्निशन इसके साथ क्लब मत करो, क्लब मत करो। ठीक है, अगर सर यहां पे क्या है, ये इसका नेगोशिएशन मैंने किया, इसको मद्देनजर रखते हुए नोरा और दिशा ने बोला यार यहां पे आप 3 करोड़ ले रहे हो, आपको हमने यहां पे कुछ भी नहीं बोला, यहां पे चलो थोड़ा सस्ता करो, अब बोले आप यहां पे कितना 5 करोड़ की जगह बोले 4.9 करोड़ करो, होम थिएटर बनाने का 4.9 करोड़। मैंने बोला नहीं नहीं ये बहुत ज्यादा हो रहा, तो उन्होंने बोला चलो 4.69 करोड़ फाइनल, चलो। तो हमने क्या किया, ये जो नेगोशिएशन किया है इसको मद्देनजर रखते हुए किया है, तो इसके नेगोशिएशन में देखो ओरिजिनल असेट साथ में हमने कंसिडर किया, तो बोले तब उसको क्लब कर सकते हो, तब उसको क्लब कर सकते हो। ठीक है, यस। तो आपको यहां पे क्या चीज देखना है कि आपका जो एडिशनल असेट है, वो एडिशनल असेट का डिजाइन जो है, उसका जो टेक्नोलॉजी यूज होने वाला है, उसका जो फंक्शन है, इज इट वेरी अलग फ्रॉम द ओरिजिनल असेट, तो उसको सेपरेट असेट की तरह ट्रीट करने का, उसका रेवेन्यू रिकॉग्निशन सेपरेट असेट अलग से पूरा करने का। क्या उसको नेगोशिएट करते वक्त आपने ओरिजिनल असेट को कुछ भी यहां पे कंसिडर नहीं किया, इसको पूरा इग्नोर किया? नहीं तो यहां पे इसको कंसिडर किए तो बोल सकते हैं यार यहां इसके साथ साथ एक और बनवा रहे ना, चलो सस्ता करो सस्ता करो। तो इसको अगर आपने कंसिडर नहीं किया तो अगेन जो एडिशनल असेट है उसको सेपरेट मानने का, उसका रेवेन्यू रिकॉग्निशन पूरा अलग अलग करने का, उसका रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्या है पूरा अलग अलग करोगे। एवरीबडी क्लियर विद दिस? ये चीज के साथ सभी लोग क्लियर हो गए? ठीक है, कि आप एडिशनल असेट को कब एक अलग असेट मानोगे और उसका रेवेन्यू रिकॉग्निशन कब अलग करोगे। ठीक है, यस सर, ये चीज हमारे दिमाग में गई। तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या चीजें पढ़ाया सर? सबसे पहले आपने हमको पढ़ाया एप्लीकेबिलिटी, ये एएस। सर क्या क्लास खत्म नहीं? रे बाबा क्लास खत्म नहीं हुई, अभी तो जस्ट चालू हुई है। तो ये एएस किसको एप्लीकेबल है? सर जो कॉन्ट्रैक्टर्स है उनको। अगर सेल फोन प्रॉपर्टी, मैं खुद की प्रॉपर्टी, खुद का स्टूडियो बना रहा हूं, तो क्या एएस 7 के अनुसार रेवेन्यू रिकॉग्निशन करना है? सर आप अगर खुद की प्रॉपर्टी बना रहे हो तो कंस्ट्रक्शन करते करते तो आपको कोई रेवेन्यू ही नहीं हो रहा है, कंस्ट्रक्शन करने के बाद सर यूज करोगे, टीचिंग करोगे, रेवेन्यू होगा। अरे तो टीचिंग का रेवेन्यू होगा ना, पर ये स्टूडियो कंस्ट्रक्ट करते करते मेरे को कोई रेवेन्यू हो रहा है क्या? नहीं। तो मेरे को सेल फोन प्रॉपर्टी पे तो AS7 लगता नहीं है, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, किसी और को बना के दे रहा हूं, तो ये कंस्ट्रक्शन करके दे रहा हूं, जैसे जैसे कंस्ट्रक्ट हो रहा है मेरे को रेवेन्यू हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्टर्स को AS7 एप्लीकेबल है। ओके, उसके बाद कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में क्या आता है? सर कोई एसेट कंस्ट्रक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, या फिर उससे रिलेटेड सर्विस जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट मिला, या सर कोई एसेट को डिस्ट्रक्ट करना है या रिस्टोर करना है उसका कॉन्ट्रैक्ट, या सर रिस्टोरेशन ऑफ एनवायरमेंट का कॉन्ट्रैक्ट, तो ये सब कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में आता है। अब सर ये जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है उसका रेवेन्यू रिकॉग्निशन करते समय मेरे को दो चीज याद रखना है। सबसे पहले सेगमेंटिंग, मतलब क्या सर? लीगल आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, लीगल एक कॉन्ट्रैक्ट, बट वो एक कॉन्ट्रैक्ट में आपके 4 असेट बनने वाले, चारों असेट का सेपरेट प्रपोजल दिया, इंडिविजुअली एक्सेप्ट रिजेक्ट एक एक प्रपोजल हो रहा है इंडिविजुअल बेसिस पे, और हर एक का कॉस्ट रेवेन्यू इंडिविजुअली आइडेंटिफाइबल है। तो सर लीगली भले एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, बट ये अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 अलग अलग मानने का, और हर एक का रेवेन्यू अलग अलग रिकॉग्नाइज करने का, हर एक का रेवेन्यू क्या करने का? अलग अलग रिकॉग्नाइज करने का। बोले लीगली एक कॉन्ट्रैक्ट तो रेवेन्यू भी सबका एक साथ हम ना 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 ना, हर एक का रेवेन्यू इंडिविजुअल बेसिस पे रिकॉग्नाइज करोगे। AS7 के जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन के प्रिंसिपल्स है, इस पे अलग लगेगा, इस पे अलग लगेगा, इस पे अलग लगेगा, इस पे अलग लगेगा, चारों को क्लब करके एक साथ AS7 मत लगाना उस पे। ठीक है, फिर सर हो सकता है आपने क्या किया हो, लीगली दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स की हो, लीगली दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स की हो, बट लीगली जो दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें क्या है? उसमें आप एक ही एसेट बना रहे हो, कंटिन्यूअस सीक्वेंस में बना रहे हो, उस पे ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन देख रहे हो, और यहां पे आपने सिंगल पैकेज के तौर पे उसको नेगोशिएट किया, तो सर लीगली दो अलग अलग होंगे, बट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपके लिए तो एक ही एसेट है। तो इसका रेवेन्यू रिकॉग्निशन करते समय इसको वन एसेट कंसीडर करने का, और फिर वो पूरे एक ही एसेट पे AS7 के प्रिंसिपल्स एक साथ लगाने का। सर आप ये एसेट बना रहे थे, साथ ही साथ आपका क्लाइंट आया, बोले यार एक और एसेट बना दो, एक और एसेट बना दो,
तो एक और असेट बनाते समय इसका सर डिजाइन टेक्नोलॉजी फंक्शन बहुत अलग है, इस असेट से इसका डिजाइन टेक्नोलॉजी फंक्शन बहुत अलग। तो इसको इस पे जो AS7 के रेवेन्यू रिकॉग्निशन के प्रिंसिपल्स रहेंगे वो अलग लगेंगे। ये दोनों को एक साथ क्लब कर पे दोनों पे AS7 के प्रिंसिपल्स नहीं लगेंगे। इस पे रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल्स AS7 के अलग लगेंगे, इस पे AS7 अलग लगेगा। या फिर बोले ये जो एडिशनल असेट है इसका बोले डिजाइन टेक्नोलॉजी फंक्शन हो सकता है सेम हो, डिजाइन टेक्नोलॉजी फंक्शन सेम टू सेम फ्रॉम द ओरिजिनल असेट, बट इसका जब नेगोशिएशन किए थे, नेगोशिएशन करते वक्त ओरिजिनल असेट को हमने कुछ कंसीडर नहीं किया, उसका नेगोशिएशन पूरा इंडिपेंडेंट बेसिस पे हुआ है। तो अगेन इसको सेपरेट असेट मानते हुए आप क्या करोगे, सेपरेट असेट मानते हुए उस पर AS7 पूरा अलग से लगाओगे। ठीक है, यहां तक अभी तक हमने पढ़ा है। तो हर एक चीज में क्या बात हो रही है, AS7 किसको अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई होगा, उसी चीज की बात हो रही है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन की बात हो रही है हर चीज में। देखो अब देखो नेक्स्ट चीज आते हैं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एमसीक्यू में आ सकता है। टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कितने प्रकार के होते हैं सर, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मेरा फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें प्राइस फिक्स कर दिया, नौरा ने मेरे को बोला 5 करोड़ दूंगी, ओके 5 करोड़ दे देना, तो कॉन्ट्रैक्टर गेट्स अ फिक्स प्राइस फॉर द वर्क डन। ये कॉन्ट्रैक्ट लिखा है बट ये कॉन्ट्रैक्टर होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर गेट्स अ फिक्स प्राइस फॉर द वर्क डन, 5 करोड़ फिक्स हो गया, ओके। अब नौरा मेरे को क्या बोलती है, नौरा मेरे को बोलती है नहीं यार फिक्स प्राइस नहीं, बोले जितना खर्चा आया वो खर्चे के ऊपर तुमको 10% दूंगी। तो अगर समझो 6 करोड़ का खर्चा आया तो उसके ऊपर 60 लाख मेरे को मिलेगा, मतलब कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट इसको बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्टर गेट्स हिज रेम्यूनरेशन एज अ परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट इनकर्ड। और उसके बाद एक होता है हाइब्रिड। अब नौरा को तो मेरे को भरोसा है, नौरा को मेरे पे भरोसा है कि मैं जो भी काम करूंगा शिद्दत से करूंगा, जबरदस्ती उसको लूटूंगा नहीं। तो उसको पता है कि यार 6 करोड़ का खर्चा आएगा तो जेन्युइन खर्चा आएगा, इसमें कोई इन्फ्लेटेड खर्चा नहीं आएगा। सर इन्फ्लेटेड खर्चे से क्या होगा, अगर देखो खर्चा 3 करोड़ का है बट मैं अगर एक नालायक इंसान हूं, मैं अपने क्लाइंट को बोलूं 4.5 करोड़ का खर्चा आया, तो क्या हो जाएगा, मैं खाली बिल्स इन्फ्लेट कर रहा हूं। तो सर 3 करोड़ पे आपका 10% कमीशन 30 लाख बनता था, इस पे आपका कमीशन 45 लाख हो जाएगा, क्योंकि ये कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट था, जितना खर्चा उस पे आपको रेम्यूनरेशन मिलेगा। तो अब नौरा छोड़ के बाकियों को तो मेरे पे भरोसा नहीं होगा, तो बाकी लोग क्या करेंगे, एक हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, बोलेंगे जितना खर्चा उस पे आपका 10% कमीशन, यस, बट ये इस पे एक सीलिंग लिमिट लगा देंगे। सीलिंग मतलब सीलिंग टॉप पे रहती ना, तो एक टॉप लिमिट, बोले आपका सपोज 3 करोड़ का खर्चा आया तो आपको 30 लाख का इस पे हम कमीशन दे देंगे, यस यस यस, बट मैक्सिमम आपको कमीशन कितना देंगे, मैक्सिमम 40 लाख पे। मतलब समझो आप अगर दिखाते हो कि 4.5 करोड़ का खर्चा, तो 4.5 का 10% 45 लाख, आपको 45 लाख का कमीशन नहीं जाएगा, वो फिक्स हो जाएगा 40 लाख पे। तो ये कॉन्ट्रैक्टर गेट्स हिज रेम्यूनरेशन एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट इनकर्ड सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम कैप लिमिट, मैक्सिमम कैप बोलो, मैक्सिमम सीलिंग बोलो, जो भी बोलो, ठीक है। तो ये ऐसे 3 प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट आपके होते हैं, एक फिक्स प्राइस जिसमें कॉन्ट्रैक्टर को फिक्स प्राइस मिलता है, एक कॉस्ट प्लस जो कॉस्ट हुआ उतना मिलेगा प्लस जो उस पे उसका रेम्यूनरेशन कमीशन है, और एक हाइब्रिड जिसमें कॉस्ट प्लस के भी फीचर्स होते हैं बट वो कॉस्ट प्लस कमीशन को एक लेवल पे जाके रोक देते हैं, कॉस्ट प्लस को एक लेवल पे जाके रोक देते हैं। एवरीबडी क्लियर विद दिस, एवरीबडी क्लियर विद दिस, गया सबके दिमाग में, ठीक है। बट ये एएस में इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे बहुत अच्छी अच्छी चीज है पूछने के लिए। भाई चल जाने यार, बैटरी बदलना पड़ेगा, बंद हो गया ये छोले का भटूरा। ओके चल, अब सर यहां पे अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीजों पे, इंपॉर्टेंट चीजों पे जिसपे एग्जाम में क्वेश्चन आने की अगेन संभावना है। तो अभी तक हमने ये चीज पढ़ा, सेगमेंटिंग कंबाइनिंग, ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेबिलिटी पढ़ा इस एएस का, ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन ऑफ एडिशनल असेट, ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। वापस जो इंपॉर्टेंट चीज है उस पर हम आ जाएंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज हमारा क्या है सर, आपने अभी तक क्या बोला सर, आपने बोला सेगमेंटिंग है तो लीगली एक कॉन्ट्रैक्ट, बट अकाउंटिंग के लिए उसको 4 में डिवाइड करना, और हर एक पे AS7 का रेवेन्यू रिकॉग्निशन आप क्या करोगे, अलग अलग करोगे। हर एक पे रेवेन्यू रिकॉग्निशन आप अलग अलग करोगे। रेवेन्यू रिकॉग्निशन हर एक पे अलग अलग है, मतलब क्या चीज होगी सर, हर एक के कॉन्ट्रैक्ट से जो रेवेन्यू हो रहा वो सेपरेटली रिकॉग्नाइज करोगे। हाँ सर, तो सर अब हमको क्या जानना है कि कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू बेसिकली चीज क्या होती है, व्हाट एग्जैक्टली इज द कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। AS7 लगाना है, आपने बोले चारों पे अलग अलग लगाओ, या यहां पे बोले 2 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स है बट दोनों को एक मान के इस पे AS7 लगाओ, तो इस पे रेवेन्यू रिकॉग्निशन एक साथ करो। रेवेन्यू रिकॉग्निशन, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, तो पहले तो ये जानना है सर रेवेन्यू का मीनिंग क्या होगा।
ये जानना जरूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट से होने वाला रेवेन्यू होता क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज रेवेन्यू फॉर अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, ये भी तो जानना जरूरी है ना। रिकॉग्निशन की बात तो बाद में, बट पहले कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू होता क्या है वो तो हम समझे। यस सर, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू होता क्या है वो हम समझ लेते हैं। तो यहां पे देखो क्या है, बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में आता है सबसे पहले रेवेन्यू ओरिजिनली अग्रीड, आपने जो रेवेन्यू सबसे पहले अग्री किया था वो। ठीक है, पहली चीज क्या आएगी, जो रेवेन्यू आपने यहाँ पे सबसे पहले अग्री किया था वो चीज। मतलब मेरा और नौरा के बीच में अग्री हुआ था कि 5 करोड़ में मैं उसको कोई एक्स एसेट बना के दूंगा, तो दिस इज द रेवेन्यू ओरिजिनली अग्रीड। उसके साथ साथ क्या चीज आएगी, 3 चीजें, क्लेम, वेरिएशन पेमेंट, इंसेंटिव पेमेंट। क्लेम क्या होता है, सर आपका जो कस्टमर है, मैं कॉन्ट्रैक्टर, मेरा जो कस्टमर होता है वो कस्टमर के कारण अगर मेरे को कोई नुकसान होता है, मेरा जो कस्टमर है वो कस्टमर के कारण क्या होता है, कस्टमर के कारण मेरे को कोई नुकसान हुआ, ठीक है, या फिर मेरे को क्या हुआ, कोई एडिशनल कॉस्ट इनकर करना पड़ गया बिकॉज ऑफ द कस्टमर, जो हमारे ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में कवर्ड नहीं था। मतलब अब देखो क्या है, अब मैं नौरा के घर गया, उसके यहाँ पे असेट वगैरह सब बनाना था, ठीक है, उसके वो 4 असेट्स बना के देने थे। मैं एक दिन उसके घर गया, उसने मेरे एम्प्लॉयज को, जो पूरे लेबर्स थे, सबको वापस भेज दिया। बोले नहीं आज मेरा मन नहीं है, तुम लोग वापस जाओ, कल आना। ठीक है, वापस जाओ, कल आना। एक दिन का मेरा लेबर पेमेंट अलग से लग गया, एक दिन का मेरा लेबर पेमेंट अलग से लग गया। ठीक है, फिर एक दिन क्या था, मैं उसके घर पे कुछ वो इक्विपमेंट्स वगैरह लेके गया था। इक्विपमेंट्स पिंक कलर के नहीं थे, ब्लैक कलर के थे, उसको पसंद नहीं आया, बोले पिंक होने चाहिए, उसने तोड़ दिए। तो ये मेरा नुकसान हो गया उसके कारण। तो ये सब मैं क्या करूंगा, ये क्लेम के तौर पे उससे एडिशनल लूंगा, ये क्लेम के तौर पे एडिशनल लूंगा। क्यों, क्योंकि ये कस्टमर के कारण मेरे को एडिशनल कॉस्ट इनकर करना पड़ रहा है, और ये हमारे ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में कवर नहीं हुआ था कि ये सारी कॉस्ट मेरे को इनकर करना पड़ेगा। तो एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर फॉर वर्क नॉट स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट, फॉर द वर्क नॉट स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। उसने मेरे लेबर को बोला अच्छा ठीक है, एक काम करो ना, कंस्ट्रक्शन वगैरह बाद में करना, अभी क्या करो, मेरा जो बेडरूम है उसको जाके क्लीन कर दो। अरे तो यार वो लेबर को उस चीज के लिए थोड़ी हमने यहाँ पे लाया था, उस चीज के लिए थोड़ी लाया था। एक लेबर को जाके बोले तुम मैकडी से मेरे लिए बर्गर लेके आओ, ठीक है, लेबर काम कर देंगे, सब कर देंगे, बट दिस वाज द वर्क दैट वाज नॉट स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सब चीज का एडिशनल कॉस्ट जो मैं अपने कस्टमर से लेते जाता हूं, एडिशनल कॉस्ट जो मैं अपने कस्टमर से लेके जाता हूं। सर इसका थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल दो। प्रैक्टिकल एग्जांपल में आपको अगर यहां पे दूं तो क्या चीज है, मैं जैसे स्टूडियो बनवा रहा था, स्टूडियो के लिए मैंने कॉन्ट्रैक्टर को लेके आया, स्टूडियो के लिए कॉन्ट्रैक्टर को लेके आया, वो स्टूडियो बनाने का काम कर रहा है, साथ ही साथ मैंने एक दिन उसके लेबर को क्या किया, उसके लेबर को बोला भाई तू ये बना रहा ना, चल आज तू सीमेंटिंग वगैरह का काम कर रहे है, सीमेंट ले और मेरे घर पे जो एंट्री है, एंट्री के पास क्या है वो गड्ढा वगैरह हो गया, तो वहां पे जाके सीमेंट भर दे। तो आधा दिन तो लेबर का वो सीमेंट भरने में लग गया, जो गड्ढे का काम बताया मैंने। क्या वो वर्क स्पेसिफाइड था कॉन्ट्रैक्ट में? नहीं, तो वो एडिशनल कॉस्ट इनकर हुआ, उसके लिए एडिशनल सीमेंट लगा, लेबर का कॉस्ट लगा, सब लगा, तो दैट इज इंक्लूडेड इन क्लेम। अब ये जो कॉन्ट्रैक्टर है वो मेरे को ये सारी चीजों के लिए चार्ज करेगा, बिकॉज दिस वॉज द एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर फॉर द वर्क दैट वॉज नॉट स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर कोई क्लेम का काम भी है वो भी कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में हम ऐड कर देते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में क्या चीज ऐड होती है, ये क्लेम वाला जो पेमेंट होता है वो भी ऐड हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में। अगली चीज यहां पे आती है सर वेरिएशन पेमेंट। वेरिएशन पेमेंट मतलब क्या, अब यहां पे क्या चीज है, मैं ये स्टूडियो बनवा रहा था, स्टूडियो 1 पीस था, मेरा और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ था उसमें बोला था भाई मेरे को एक 1 पीस ऐसा स्टूडियो बना के दे। बीच में फिर मैंने उसको बोला नहीं भाई पार्टीशन करके दे, ये ऑफिस एरिया मेरा बड़ा रख और फिर रिकॉर्डिंग एरिया मेरा छोटा रख, ऐसा 2 हिस्से कर, एक रिकॉर्डिंग एरिया और एक ये। तो अब यहां पे क्या हो गया, एक पार्टीशन बनाना पड़ा। पार्टीशन मतलब क्या, ये वेरिएशन आ गया ना अब काम में, काम जो हम कर रहे हैं उसमें क्या आ गया, वेरिएशन। तो वेरिएशन जो है उसके कारण उसको एडिशनल कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा। तो अब ये वेरिएशन का जो पेमेंट है वो भी कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में ऐड हो जाता, एक्सक्यूज मी, वो भी कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में क्या होता है, ऐड हो जाता है। ये चीज सभी को क्लियर, इवन दिस गेट्स एडेड टू द कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, क्योंकि ये ओरिजिनली कवर्ड नहीं था, ये ओरिजिनली कवर्ड नहीं था, तो इट इज चेंज इन द स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्क। कॉन्ट्रैक्ट वर्क का स्कोप चेंज हुआ, उसके कारण जो एडिशनल कॉस्ट अब वो इनकर कर रहा है कौन, कॉन्ट्रैक्टर, वो कॉन्ट्रैक्ट के रेवेन्यू में अब ये भी जोड़ देगा। और तीसरी चीज इसमें क्या आती है, इंसेंटिव पेमेंट। तीसरी चीज इसमें आती है इंसेंटिव पेमेंट। इंसेंटिव पेमेंट मतलब क्या है, अब मेरी जब शादी हो रही थी तब मैंने स्टूडियो बनवाया था, उसके पहले मैं अपने रूम में सब चीजें करता था, रिकॉर्डिंग वगैरह जो भी है मेरे रूम में या गेस्ट रूम में। तो अब क्या था, अब शादी हो रही थी तो मेरे को रूम तो खाली करना था, रूम खाली करना था। अब अगर मैं गेस्ट रूम को मेरा स्टूडियो बना दूं तो भाई घर पे कभी कोई गेस्ट है तो उनको कहां सुनाएंगे, है कि नहीं। तो फिर हमने डिसाइड किया कि भाई स्टूडियो अलग से बना दो, तो घर के टेरेस पे स्टूडियो बनाया। अब ये डिसाइड हुआ मेरा शादी के 3 महीने पहले, 3 months बिफोर माई मैरिज आई डिसाइडेड टू बिल्ड दिस स्टूडियो।
अब जो कॉन्ट्रैक्टर को मैंने हायर किया ये स्टूडियो बनाने के लिए वो कॉन्ट्रैक्टर ने बोला भाई ये 6 महीने तो लग जाएगा बनाने में, हाँ 6 महीने तो लगता है। मैंने उसको बोला देख भाई अगर तू 3 महीने में पूरा ये बना देता है तो मैं तेरे को एडिशनली 20% एक्स्ट्रा दूंगा, एडिशनल 20%। तो ये क्या हो गया, ये मैंने उसको इंसेंटिव दिया है, इंसेंटिव कि अगर तू 6 महीने में बनाएगा तो जितना खर्चा है उतना तेरे को दूंगा जो अपने डिसाइड हुआ, बट अगर तू उसको 3 महीने में बना देता है तो एडिशनल 20%, एडिशनल 20%। ये चीज क्लियर। तो ये अब क्या है, ये क्या है, दिस इज इंसेंटिव पेमेंट, पेमेंट फॉर मीटिंग सर्टन परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, या फिर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स आपके क्वालिटी के बेसिस पे भी हो सकते हैं, या तो टाइमली कंप्लीशन ऑफ वर्क जैसा मैंने एग्जांपल दिया 3 महीने में, या फिर क्वालिटी के बेसिस पे कि ये क्वालिटी का अगर तूने काम किया तो इसका तेरे को एडिशनल मिलेगा, ये क्वालिटी का काम किया तो तेरे को एडिशनल मिलेगा। ये चीज क्लियर। तो ये तीनों चीजें हमारी क्या होती है, ये तीनों चीजें हमारे कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में जाके ऐड हो जाती है। तो पहला क्या आता है, पहला आता है जो रेवेन्यू आपने इनिशियली अग्री किए उसमें क्लेम भी जुड़ेगा, उसमें वेरिएशन पेमेंट भी जुड़ेगा, उसमें इंसेंटिव पेमेंट भी जुड़ जाएगा। सर पर ये 3 पेमेंट अगर ये कॉन्ट्रैक्टर ऐसे ही जोड़ देता है तो सर ये तो ऐसी चीज है, ये ना कोई भी अपने मन से जोड़ देगा, कोई भी अपने मन से जोड़ देगा। आप सपोज मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैं कौन हूं, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, ठीक है, यस सर यू आर द कॉन्ट्रैक्टर। आपके और नौरा के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 5 करोड़ का। मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बोलता हूं यार 5 करोड़ का रेवेन्यू दिखाना, चलना इसको इन्फ्लेट करते 7 करोड़ पे लेके जाते, मेरे यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खुश हो जाएंगे। क्यों, लास्ट ईयर में बोले 6 करोड़ का रेवेन्यू था, इस बार बोले 7 करोड़ का दिखेगा, तो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर्स बोलेंगे भाई इसका तो इस बार देखो 15% के ऊपर इसका रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, इसका ईयर ऑन ईयर साल दर साल अगर मैं कंपेयर करूं तो इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है मोर देन 15% हुआ है। अच्छा, तो अच्छी बात है। तो पर मेरा देखो कितना था रेवेन्यू, 5 करोड़, मैं इसको इन्फ्लेट करके ले जाना चाहता हूं 7 करोड़ पे। कैसे, मैंने बोला चल क्लेम का कुछ अमाउंट डाल दे, मैं बोला बाद में नौरा रिजेक्ट कर देगी उसको, बाद की बात है, बट अभी तो इंक्लूड कर दे। मैंने बोला अभी वेरिएशन पेमेंट भी डाल दे और इंसेंटिव पेमेंट भी डाल दे, बाद में नेक्स्ट ईयर देख लेंगे ना, नेक्स्ट ईयर देख लेंगे, नेक्स्ट ईयर अगर वो कस्टमर नहीं देगा तो नेक्स्ट ईयर रिजेक्ट कर देंगे, बट अभी तो बढ़ा दे। तो ऐसे तो भाई ये 3 चीजों के लिए कोई भी कभी भी कुछ भी रिकॉग्नाइज कर देगा अमाउंट। तो ये एएस में आपको ये भी चीज बताया गया है कि क्लेम को कब रिकॉग्नाइज करना, इसको कब रिकॉग्नाइज करना और इसको कब रिकॉग्नाइज करना, तीनों के अलग अलग रिकॉग्निशन क्राइटेरिया दिया है। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया देखो क्लेम का क्या बोलते हैं, क्लेम को कॉन्ट्रैक्टर अपने रेवेन्यू में तभी इंक्लूड कर सकता है, तभी रिकॉग्नाइज कर सकता है जब वो क्लेम अप्रूव्ड बाय कस्टमर हो और वो क्लेम का अमाउंट आप मेजर कर सको विद सर्टेनिटी। सर ये सर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट हमने AS9 में भी पढ़ा था, AS9 में कि आप रेवेन्यू जब रिकॉग्नाइज करते हो तो रेवेन्यू को विद सर्टेनिटी आप यहां पे क्या कर सको, रेवेन्यू जो है उसको विद सर्टेनिटी आप यहां पे रिकॉग्नाइज कर सको, रेवेन्यू को विद सर्टेनिटी अगर आप यहां पे मेजर कर सको तो फिर आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो। AS9 में भी ये पॉइंट पढ़ा था, AS7 में भी आया कि क्लेम को आप कब अपने कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में इंक्लूड करोगे, मतलब क्लेम को कब रिकॉग्नाइज करोगे, कस्टमर के द्वारा अप्रूव होना चाहिए, कस्टमर ने बोलना चाहिए हाँ यार मेरे कारण ये तेरे को एडिशनल खर्चा लगा, मेरे कारण एडिशनल खर्चा लगा, तो इट इज अप्रूव्ड बाय द कस्टमर, इट इज अप्रूव्ड बाय द कस्टमर। क्लेम शुड बी अप्रूव्ड बाय द कस्टमर एंड विथ सर्टेनिटी मेजर्ड, विथ सर्टेनिटी मेजर्ड। ओके सर, जैसा क्लेम कस्टमर अप्रूव करेगा वैसे वेरिएशन पेमेंट भी तो कस्टमर के द्वारा अप्रूव होना चाहिए ना। मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, मेरा जो कॉन्ट्रैक्टर है कौन, जिसने स्टूडियो बना के दिया, अगर वो अपनी मर्जी से कुछ भी बोल देता है कि हाँ ये मेरे क्लाइंट ने बोला है 2 हिस्सों में तोड़ देना, पर क्लाइंट ने अप्रूव ही नहीं किया है, वो खाली अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनिपुलेट करने के लिए कुछ कुछ लिखते जा रहा है, मैंने कुछ अप्रूव ही नहीं किया, तो वो क्या कर रहा है, वो वेरिएशन पेमेंट केवल मैनिपुलेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में ऐड कर रहा है और कुछ नहीं है। तो बोले वेरिएशन पेमेंट को भी कब इंक्लूड करने का, व्हेन इट इज अप्रूव्ड बाय द कस्टमर, कस्टमर के द्वारा वो अप्रूव होना चाहिए कि हाँ भैया मैंने स्कोप ऑफ वर्क वेरी करवाया है, चेंज करवाया है, I the customer has asked the contractor to change the scope of work, I approve the variation and for that the payment also। तो कस्टमर ने वो अप्रूव करना चाहिए और वो वेरिएशन पेमेंट मेजर होना चाहिए, यस वेरिएशन पेमेंट मेजर होना चाहिए, यस यस यस। ओके सर, लेकिन हम ये एएस क्यों पढ़ रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम तो सीए। अबे छोले के भटूरे, तेरे को क्या लग रहा है कॉन्ट्रैक्टर मतलब क्या छोटे छोटे ठेकेदार होते क्या? अबे लिस्टेड कंपनीज बड़ी बड़ी होती जो कॉन्ट्रैक्ट के काम करती है, उनके ऑडिट कौन करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट,
उन्होंने रेवेन्यू सही तरीके से रिकॉग्नाइज किया कि नहीं, इसके लिए क्या अपन कॉन्ट्रैक्टर को, ए कॉन्ट्रैक्टर चल तू खुद ही कर, मैं सीईओ, ए लाले दर्शन, ए दर्शन बेटा, दर्श, हे ऐसा नहीं ना रे बाबा, ऐसा नहीं ना रे, समझ गया सर बोले। बेटा कॉन्ट्रैक्टर मतलब छोटे छोटे ठेकेदार नहीं होते ना, ए मेरी नाली खराब हो गई, नई नाली बना दी, ना 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 ना, जो गवर्नमेंट के लिए ये बड़े बड़े नेशनल हाईवे बना रहे कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार, हाँ अदानी एयरपोर्ट बना के दे रहा, हाँ ये बना के दे रहा, वो बना के दे रहा, कॉन्ट्रैक्ट वर्क, हाँ कौन करेगा ऑडिट, ए लाला तू करेगा ना, कई सारे बाबा, कई सारे बाबा, बड़े बड़े ब्रिजेस बना के दे रहे, मेट्रो के बड़े बड़े वो यहां से वहां तक की पूरी लाइनें लाइनें बना के दे रहे, कौन, कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है अब दिमाग में रहेगा सर। तो वो उनको जो रेवेन्यू हो रहा है ये काम करके, ये कंस्ट्रक्शन करते करते उनको रेवेन्यू हो रहा, वो रेवेन्यू बराबर रिकॉग्नाइज किए कि नहीं, है कि नहीं, वो देखना पड़ेगा। वेरिएशन पेमेंट अब क्या है, अब नागपुर में बताओ, नागपुर में एशियाज लॉन्गेस्ट वायाडक्ट है, डबल लेयर मल्टी लेयर वायाडक्ट, मतलब क्या, वो एक ऐसा ब्रिज है, ब्रिज, ठीक है, जिसमें नीचे वाले, पहले नीचे तो रोड है, रोड पे कारें वारे चलती, कारें ट्रकें वगैरह सब, उसके ऊपर एक फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर नंबर 1, ये जो फ्लाईओवर है इस पे क्या है, इस पे चलती कारें वारे, कार बाइक्स, यस, और उसके ऊपर एक और ब्रिज है, इसके ऊपर में यहां पे एक और ब्रिज है जिसपे मेट्रो चलती, हाँ तो नागपुर में वैसे एशियाज लॉन्गेस्ट वायाडक्ट है, डबल लेयर। तो अब देखो इसमें क्या है, अब यहाँ पे ये गडकरी जी के कारण हुआ है, वो भी नागपुर से, तो नागपुर को एकदम चमका रहे हो, चमक चमक, यस। अब गडकरी जी ने समझो कॉन्ट्रैक्टर को सबसे पहले क्या बोला होगा, कॉन्ट्रैक्टर को सबसे पहले बोला होगा कि भैया तू क्या कर, एक सिंगल लेयर ब्रिज बना, तो सिंगल लेयर ब्रिज बनाने का काम चालू किया, उसके लिए उसने गडकरी जी को से फॉर एग्जांपल कोट किया होगा 75 करोड़ रुपीस, 75 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट को कोट किया होगा। फिर गवर्नमेंट ने बोला चल एक काम कर, ये जो ब्रिज बना रहा है ना, इसमें से तू खंबे निकालेगा बीच से, यस खंबे निकालेगा, और ऊपर उसमें मेट्रो का ब्रिज डालेगा। तो अब क्या हो गया, वेरिएशन हो गया, वेरिएशन, हाँ वेरिएशन हो गया, वेरिएशन हो गया, ठीक है। तो अब यहां पे वेरिएशन हो गया तो क्या चीज है, अब वेरिएशन हो गया तो वो वेरिएशन इफ दैट इज अप्रूव्ड बाय द कस्टमर, उसका एडिशनल पेमेंट भी अप्रूव हो चुका है, एंड इफ यू कैन मेजर इट विद सर्टेनिटी, तो वेरिएशन पेमेंट के लिए आपने और 100 करोड़ चार्ज किए, तो ये 75 ओरिजिनली अग्रीड था, उसमें 100 करोड़ आ गया, अब आप 175 का रेवेन्यू यहां पे कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू मानोगे, रेवेन्यू कितना हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 175 करोड़, ये चीज क्लियर। उसके बाद आता है सर इंसेंटिव पेमेंट, इंसेंटिव पेमेंट में आपने क्या बोला था, आपने कॉन्ट्रैक्टर को बोला था 6 महीने की जगह 3 महीने में करना, 6 महीने की जगह 3 महीने में करना, ठीक है, परफॉर्मेंस का एक स्टैंडर्ड उसको दिया मीट करने के लिए, तो आपने बोला 20% एक्स्ट्रा पेमेंट करूंगा तेरे को। अब गवर्नमेंट भी बोल सकती है, जो हाईवेज वगैरह बना रहे, बेटा हाईवे की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए या इतने टाइम में कंप्लीट होना चाहिए, उन्होंने क्वालिटी का भी स्टैंडर्ड लगाया, टाइमली कंप्लीशन का भी स्टैंडर्ड लगाया, ठीक है, दोनों क्वालिटी वाइज स्पीड वाइज दोनों का उन्होंने यहां पे इंसेंटिव दिया कि बोले अगर ये दोनों चीजें आपने मैच की तो आपको हम क्या करेंगे, यहां पे 20 करोड़ एक्स्ट्रा पे करेंगे, 20 करोड़ एक्स्ट्रा पे करेंगे, अगर ये क्वालिटी भी मीट हो गई और इतने टाइम में कंप्लीट भी हो गया, दोनों साथ में हो गया तो 20% एक्स्ट्रा। अब ये जो कॉन्ट्रैक्टर है वो ये 20 करोड़ को कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में कब इंक्लूड करेगा, देखो गवर्नमेंट ने तो ये कॉन्ट्रैक्ट में डे 1 से लिखी हुई है, कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है उसमें तो डे 1 से लिखा है, तो क्या ये डे 1 से 20 करोड़ को इंक्लूड कर देगा क्या, नहीं सर डे 1 से थोड़ी करना चाहिए। बोले इसको इंक्लूड कब करना चाहिए, जब कॉन्ट्रैक्ट आपका सफिशिएंटली एडवांस स्टेज में पहुंच गया है, दैट इट इज प्रोबेबल दैट द इंसेंटिव पेमेंट विल बी रियलाइज्ड, आपका कॉन्ट्रैक्ट एक सफिशिएंटली एडवांस स्टेज में पहुंच जाना चाहिए कि भैया अब तो मेरे को मिल जाएगा, इनके जो स्टैंडर्ड्स है वो मैं मीट कर दूंगा, क्वालिटी वाइज मीट कर दूंगा, टाइम वाइज मीट कर दूंगा, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट सफिशिएंटली एडवांस स्टेज में पहुंच जाना चाहिए, सफिशिएंटली एडवांस्ड स्टेज में पहुंच जाना चाहिए, दैट इट इज प्रोबेबल दैट द इंसेंटिव पेमेंट विल नाउ बी रियलाइज्ड, और इंसेंटिव पेमेंट को आप मेजर कर सको सर्टेनिटी से। देखो मेजरमेंट की सर्टेनिटी तो तीनों उसका है, तीनों का क्राइटेरिया है कि आपका जो ये
क्लेम है या वेरिएशन पेमेंट या इंसेंटिव पेमेंट, तीनों को आप विद सर्टेनिटी मेजर कर सको, तीनों को विद सर्टेनिटी आप यहां पे मेजर कर सको। एवरीबडी क्लियर विद दिस? ठीक है, यस यस। तो यहां पे अब इंसेंटिव पेमेंट में क्या चीज है, पहला रिकॉग्निशन क्राइटेरिया कि आपका कॉन्ट्रैक्ट सफिशिएंटली एडवांस स्टेज पे। इस पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या देंगे, क्वेश्चन देंगे कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर है ये बोले 10 साल से नेशनल हाईवे बना रहा है, इसने अभी एक कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें बोला है कि अगर 2.5 साल में ये 100 किलोमीटर या बोलो 500 किलोमीटर का स्ट्रेच 2.5 साल में कंप्लीट कर दिया विद दिस क्वालिटी, तो उसको 50 करोड़ एक्स्ट्रा मिलेंगे। वो बोलता है कॉन्ट्रैक्टर की भैया मैंने पास्ट में बहुत बार ऐसा स्टैंडर्ड मीट किया हूं, तो मैं 50 करोड़ डे वन से रिकॉग्नाइज करूंगा जो इंसेंटिव पेमेंट का है। तो क्या वो सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है? एकदम गलत बात। इन्होंने ऐसा नहीं लिखा है पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप अभी का इंसेंटिव पेमेंट रिकॉग्नाइज कर सकते हो। इन्होंने यहां पे लिखा है आपका कॉन्ट्रैक्ट एक सफिशिएंटली एडवांस, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट सफिशिएंटली एडवांस स्टेज पे पहुंच जाना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। नहीं तो नहीं, नहीं तो टाटा बाय बाय सी यू गुड नाइट, निकलो यहां से। एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? एवरीबडी क्लियर विद दिस? ठीक है, ये गया सबके दिमाग में? ठीक है, यस। तो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में क्या क्या चीजें आती है, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में क्या क्या चीजें आती है? पहले तो जो ओरिजिनली अग्रीड था आपके और नौरा के बीच में वो, फिर नौरा ने क्या किया, नौरा के कारण आपको कुछ नुकसान हुआ, एडिशनल कॉस्ट। काम वही कर रहा था बट उसमें उसके कारण एडिशनल कॉस्ट लगते गए, काम वही कर रहा था उसके कारण एडिशनल कॉस्ट लगते गए। तो ये जो एडिशनल कॉस्ट मेरे को लग रहा है बिकॉज ऑफ द कस्टमर, ठीक है, जो हमारा पहले से कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूडेड नहीं था, तो वो एडिशनल कॉस्ट मेरे को कस्टमर के कारण लग रहे हैं, तो वो भी मैं यहां पे इंक्लूड कर दूंगा। यस, कब? इट शुड बी अप्रूव्ड एंड मेजर्ड विद सर्टेनिटी। फिर वेरिएशन पेमेंट, कस्टमर ने बोला कि भैया ये एक रूम था इसको 2 हिस्सों में तोड़ो, नौरा ने बोला भैया सिंगल बेड बनाना उसको डबल कर दो, सिंगल बेड बनाना था डबल बेड करना है, तो वेरिएशन पेमेंट हो गया। तो ये वेरिएशन भी अप्रूव होना चाहिए एंड मेजर्ड विद सर्टेनिटी। इंसेंटिव पेमेंट को कब जोड़ना है यहां पे, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट एक सफिशिएंटली एडवांस स्टेज पे पहुंच गया और ऑब्वियसली मेजर्ड विद सर्टेनिटी, तब इंसेंटिव पेमेंट को भी जोड़ देंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इज मेड ऑफ दीज फोर थिंग्स। ये चीज सभी को क्लियर? एवरीबडी क्लियर? सर मुंबई की मेट्रो में भी इंसेंटिव पेमेंट दिया है लेकिन मेट्रो लेट बनाने का। बेटा मुंबई की तो बनती नहीं बनती पता नहीं, मैं जब भी साल में एक आध बार कभी मुंबई आना जाना होता है, कभी भी मुंबई के रास्तों पे आए तो यार जब भी देखो मेट्रो के वो आधा रास्ता बन रहा था और उसमें वो ढकने के लिए वो मेट्रो के वहां पे टिन के टपरे दिखते रहते, मुंबई मेट्रो मुंबई मेट्रो। सर गाबा सर ने हमारा नाम क्रिस्टल क्लियर बैग, कौन जनवरी 25 वाले? तुम क्रिस्टल क्लियर हो? हंसी तुमको नहीं आ रही है उस पे? तुमको खुद को हंसी नहीं आ रही है उस पे? ओके चलो बेटा, तू तो अभी पूछ रहा था कि AS7 हम पढ़ेंगे इच काय को, हमको एप्लीकेबल इच क्यों है? वो ठेकेदार को बोलो जो नाली बनाने आ रहा है आपके घर पे वो करेगा। कहां से क्रिस्टल क्लियर? बेटा क्रिस्टल क्लैरिटी कहां है लाइफ में, बता मुझे, कहां है क्रिस्टल क्लैरिटी? वेयर इज क्रिस्टल क्लैरिटी, बताओ। ओके चलो आगे बढ़ेंगे, यहां से आगे बढ़ेंगे, बढ़ जाए आगे। उसके पहले लाइक ठोको रे, थोड़ा लाइक वाइक ठोक दो, लाइक वाइक ठोको। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू के बाद नेक्स्ट चीज पे आएंगे। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू के बाद जो अगली चीज हमारी आती है दैट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में क्या क्या चीजें आनी चाहिए वो चीज सभी लोग यहां पे देख लो। व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, सभी लोग यहां पे देखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में सबसे पहले तो बोले यहां पे आपके जो डायरेक्टली रिलेटेड कॉस्ट है, कोई भी आप कॉन्ट्रैक्ट करने जाते हो उसमें आपको क्या लगता है, लेबर। यस सर, लेबर लगेगा। यहां पे आपको क्या लगेगी, रेती, रेती। फिर लगेगी गिट्टी, यार इंग्लिश में ही लिखो ना, ले रेती गिट्टी सीमेंट ब्रिक्स, ये सारी चीजें लगेगी ना। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए जो भी डायरेक्टली रिलेटेड कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में आएगा। ठीक है, लाइक 69 है, परफेक्टली बैलेंस एज ऑल थिंग्स शुड बी। ठीक है, तो ये डायरेक्टली रिलेटेड कॉस्ट हो गए। उसके बाद बोले आप कोई कॉस्ट को अलोकेट करो ऑन अ प्रोपोर्शनेट बेसिस, तो वो भी कॉस्ट यहां पे आ जाते हैं। मतलब क्या,
अब सर आपने क्या किया, आप वो नेशनल हाईवे बना रहे थे 500 किलोमीटर का, 500 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बनाने के लिए आपके पास 4 जेसीबी की मशीन थी। आपने पहला जेसीबी का मशीन यहां लगाया, दूसरा यहां लगाया, तीसरा यहां लगाया, चौथा यहां लगाया। मैं खुद ही ओन करता हूं उसको, और जेसीबी का मशीन जहां जहां मेरे कॉन्ट्रैक्ट से वहां पे ट्रांसफर करते रहता हूं। अब ये जो 4 जेसीबी के मशीन है, यहां पे कितने महीने के लिए यूज हुए सर? इस साल के 7 मंथ्स के लिए यूज हुए। 5 मंथ्स के लिए दूसरे काम में यूज हुए थे, बट ये रास्ता बनने के लिए 7 मंथ्स के लिए। तो बोले जेसीबी का आप क्या करोगे, जो 7 मंथ्स का डिप्रीसिएशन है, जेसीबी का डिप्रीसिएशन फॉर 7 मंथ्स, वो इस कॉन्ट्रैक्ट के कॉस्ट में जोड़ दो, वो इस कॉन्ट्रैक्ट के कॉस्ट में जोड़ दो। इसको आप क्या कर रहे हो, अलोकेट कर रहे हो। जेसीबी का डिप्रीसिएशन कितना यूज हुआ यहां पे 7 मंथ्स का, तो 7 मंथ्स का डिप्रीसिएशन उसका यहां पे जोड़ देना। फिर क्या है, कॉस्ट स्पेसिफिकली चार्जेबल फ्रॉम अ कस्टमर। आपका कोई ऐसा कॉस्ट इनकर हुआ जो आप इस कस्टमर से स्पेसिफिक चार्ज कर सकते हो। मतलब अब देखो क्या सर, मैं नौरा के लिए क्या कर रहा था, उसका पूरा वो रूम बना रहा था, बेडरूम। हाँ, अब बेडरूम में क्या थी एकदम, वो बोले मैं क्या करूंगी, इटालियन टाइल्स में इसमें लगवाने वाली हूं। मैं बोला अरे बहुत महंगी है रे भाई, चाइना जाए, चाइना में तेरे को इटालियन टाइल्स मिल जाएंगी 10 टके में। मैं बोला दिल्ली में जा, दिल्ली में तेरे को इटालियन टाइल्स मिल जाएंगी वो 10 टके के 10 टके में। और मैं बोला दिल्ली की जगह तू कहाँ पे जा, चोर बाजार जा, बाजार में वो 10 टके के 10 टके के 10 टके में मिल जाए। बोले नहीं इटली। मैं बोला ठीक है, तुम्हारे पास पैसा है, लगाओ जो लगाना है। अब वो इटालियन टाइल्स ऑर्डर किए। अब जो मेरे लेबर्स है, मेरे जो लेबर है, वो ये टाइल को पूरा ठोका पिटी काटा पिटी करके लगाते। बोली नो 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 नो, ये इटालियन टाइल्स है, इसको ऐसे नहीं लगाना, इटालियन मार्बल एंड दिस एंड दैट एंड ये एंड वो। अब उसने मेरे को क्या बोला, बोले देखो इसके लिए जो मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मोस्ट बेस्ट वाली मशीन होगी ना, वो मशीन लाना टाइल फिटिंग की, उससे लगाना। मैं बोला मैडम देखो, आपको मैं पसंद हूं उसकी, मैं बहुत इज्जत करता हूं आपकी, बट ये मशीन 50 लाख रुपए की है। 50 लाख रुपए, मैं कहीं इसको यूज नहीं करने वाला। ये मशीन केवल आप जो बोल रही हो आपके काम में यूज होगा। आपके काम के बाद भी मैं किसी और क्लाइंट को भी बोलूंगा ना, भाई ये मशीन से तेरी टाइल फिटिंग करूंगा, ज्यादा पैसे इसके लूंगा, बहुत बढ़िया। वो बोलेगा भाई हाथ से टाइल फिट कर, तेरे आदमी को बोल हाथ से करेंगे ठोका पिटी करके, ये केवल आपके यहां यूज होगी। तो वो बोलती है ठीक है चलेगा। तो मैंने बोला चलेगा, तभी जाके ये मशीन लूंगा और स्पेसिफिकली आपके लिए लूंगा। लगेगा तो ये मशीन को आपके घर पर ही रख के जाऊंगा, आपके सिटिंग रूम में बीचों बीच। तो ये क्या है, दिस इज द कॉस्ट दैट इज स्पेसिफिकली चार्जेबल फ्रॉम अ कस्टमर। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में मेरा इंक्लूड हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है। अब मैं नेशनल हाईवे बना रहा था, नेशनल हाईवे कहां से बना रहा था, नागपुर से मुंबई तक का नेशनल हाईवे, नागपुर मुंबई। ये जो समृद्धि महामार्ग है, अरे क्या जोरदार है समृद्धि महामार्ग, हमारा एकदम कातिल है समृद्धि महामार्ग। अब ये जो समृद्धि महामार्ग है, ये जब मैंने बनाया, गडकरी जी ने इसमें बोले कि बोले तुम इसमें ये भी मिक्स करने का, 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 ये भी मिक्स करने का। बोले खेत से गन्ने लेने का, गन्ना मिक्स करने का, चीनी लेने का, चीनी मिक्स करने का, प्लास्टिक लेने का, प्लास्टिक मिक्स करने का, और रास्ता बोले जिससे बनता वो तो मिक्स करने का ही करने का उसमें। मैं बोला गडकरी जी यार ये क्या तुम्हारा दिमाग अलग चलता, ये सब मिक्स करने के लिए मेरे को एक मशीन लगेगी, ये मशीन मेरे को अलग से लेना पड़ेगा गडकरी जी, और एक नहीं 4 लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं 500 किलोमीटर का बना रहा हूं। वो मिक्स करके उसको हर जगह पे लगाना पड़ेगा, तुरंत को तुरंत बिछाना पड़ेगा उसको रोड पे। बोले लो। मैंने बोला गडकरी जी पर आगे कहीं काम नहीं आने वाला। बोले चलो ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट के कॉस्ट में इंक्लूड कर दो, ये स्पेसिफिक हमारे लिए। तो ये क्या है, कॉस्ट स्पेसिफिकली चार्जेबल फ्रॉम अ कस्टमर। ठीक है। यस, तो ऐसा कॉस्ट भी है, उसको भी आप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में इंक्लूड कर सकते हो। तो एक हो गया डायरेक्ट कॉस्ट, जो लेबर वगैरह का लग रहा है आपको, रेती गिट्टी मिट्टी वगैरह सब लग रहा है वो। उसके बाद आप जो अलोकेट कर सकते हो, तीसरी चीज कॉस्ट स्पेसिफिकली चार्जेबल फ्रॉम अ कस्टमर, ये चीज भी आएगा। और बोले कॉस्ट ऑफ अक्वायरिंग द कॉन्ट्रैक्ट। अब वो टेंडर अप्लाई करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने लॉयर को हायर किया, उसको बोला भाई देख, टेंडर अप्लाई करने के लिए पहले मेरे को अपना एप्लीकेशन सबमिट करना है, सारी चीजें, एप्लीकेशन देख लीगली सही लग रहा है क्या। तो लॉयर ने उसके लिए मेरे से 20,000 रुपीज चार्ज किए। ठीक है। फिर वो जो टेंडर का एप्लीकेशन था, वो एप्लीकेशन मैंने सबमिट किया। टेंडर को अप्लाई करने के लिए मेरे को और 1 लाख रुपए अलग से टेंडर का खाली एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए लगे। गवर्नमेंट ने बोला था कि भैया तुमको टेंडर के लिए अप्लाई भी करना है ना, तो एप्लीकेशन का 1 लाख रुपए लगेगा। ऐसे ही नहीं कोई भी फर्जी आदमी मत आ जाना, अच्छे लोग ही आना जो लोग एप्लीकेशन का 1 लाख रुपए दे सके। तो अब ये सब क्या है, जो मैंने लॉयर को 50,000 दिया एप्लीकेशन का वो फॉर्म पूरा बनाने के लिए, उसके बाद अगली चीज टेंडर के अप्लाई करने के लिए 1 लाख रुपए अलग से दिया। तो दीज आर द कॉस्ट फॉर एक्वायरिंग द कॉन्ट्रैक्ट। ये सब भी क्या हो जाएगा, मेरे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में एड अप हो जाएगा। ये सारी की सारी चीज मेरे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में एड अप हो जाएगी।
ठीक है, ये चीज सभी को क्लियर? यस। तो यहां पे क्या चीज है, सबसे पहले डायरेक्टली रिलेटेड कॉस्ट, ये सबसे पहले आएगा जो डायरेक्ट कॉस्ट है। दूसरा जो अलोकेट कर सको। तीसरा स्पेसिफिकली उसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए इनकर कर रहे हो, यस, तो वो कॉस्ट। और चौथी चीज वो अक्वायर करने का, कॉन्ट्रैक्ट अक्वायर करने का कॉस्ट, ये सब आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में। ठीक है, ये सब क्या होगा, ये सब आ जाएगा मेरा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में। ओके, यस सर। रियल लाइफ में होती है बेटा, अब टेंडर्स बहुत अलग अलग प्रकार के यहाँ के वहां के हो सकते, किसी में होगी किसी में नहीं होगी, जरूरी नहीं है कि हमेशा होती है। हर चीज का अलग अलग सिनारियो हो सकता है। ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। ओके, तो सर देखो अभी आपने हमको क्या क्या चीजें पढ़ाई, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू पढ़ा है, आपने हमको क्या पढ़ा है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। अब मुद्दा क्या आता है, मुद्दा अब सबसे मेन वाला मुद्दा अब आता है। सर मुद्दा अब क्या आता है, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। सर आपका वो 500 किलोमीटर का रास्ता था ना जो आप बना रहे थे, हाँ 500 किलोमीटर का, 500 किलोमीटर्स, कितने साल में, 2.5 ईयर्स में बनाना था। इसके लिए गवर्नमेंट मेरे को कितना दे रहा था, 125 करोड़ रुपीस। ये 125 करोड़ क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू हो गया। हाँ, ये 125 करोड़ रुपीस को मैं यहां पे कब रिकॉग्नाइज करूं, इज द क्वेश्चन। 125 करोड़ रुपीस को मैं कब रिकॉग्नाइज करूं, इज माय क्वेश्चन। सर आप 2.5 साल में ये बना रहे हो, 2.5 साल में ये पूरा रास्ता बना रहे हो, तो ये 125 करोड़ जो इस कॉन्ट्रैक्ट से होने वाला है, ये कब रिकॉग्नाइज करूं, ईयर 1 में करूं, ईयर 2 में करूं, या जो थर्ड ईयर है जिसमें कंप्लीट होगा उसमें करूं, कब करूं सर, वो भी तो समझना पड़ेगा। हाँ, अरे हाँ सर, ये तो दिमाग में आया ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट सर, इसमें वो 125 करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 75 करोड़ का तो मैं कॉस्ट इनकर कर रहा हूं, 75 करोड़ का। तो 75 करोड़ का कॉस्ट कब करूं, पूरा ईयर 1 में, ईयर 2 में, कि ईयर 3 में? अरे हाँ सर। तो अब हम आते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट उसको कब रिकॉग्नाइज करने का, कब रिकॉग्नाइज करने का, कौन से साल में रिकॉग्नाइज करने का, कितना करने का, दैट क्वेश्चन विल नाउ बी आंसर्ड कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन आपका कौन से साल में कितना होना चाहिए। ठीक है, तो बोलते वेदर आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड। पहले तो ये देखने का कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट अभी एग्जीक्यूट कर रहे हो उसका आउटकम क्या आप रिलायबली मेजर कर सकते हो, कि ये कब तक खत्म होगा, इसमें कितना कॉस्ट आपको लगभग लगेगा, ये जो आउटकम है उसका वो क्या आप रिलायबली मेजर कर सकते हो? आंसर है हाँ। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले कैलकुलेट करोगे स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितना हुआ है। अभी तक आपका स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितना हुआ, 50% कंप्लीट, 60% कंप्लीट, 70% कंप्लीट, 80% कंप्लीट, कितना, ये होता है स्टेज ऑफ कंप्लीशन। वो निकालने का कैसे बताता हूं। और उसके बाद बोलते हैं ये जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकाला ना, उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करोगे। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे ऑन, सॉरी, इन प्रपोर्शन टू द स्टेज ऑफ कंप्लीशन। सर मतलब आप क्या कहना चाहते हो, देखो मैं यहां पे सबसे पहले स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालूंगा, स्टेज ऑफ कंप्लीशन, स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालेंगे सर हम, यस। स्टेज ऑफ कंप्लीशन में देखो क्या चीज है, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, मैं आज यहां पे देखूंगा मेरा कॉस्ट इनकर्ड अभी तक का कितना हुआ है। कॉस्ट इनकर्ड, सर आपने अभी तक कॉस्ट इनकर किया है 50 करोड़ रुपीस का, और आपका सर ये कॉन्ट्रैक्ट में टोटल कॉस्ट कितना इनकर होने वाला था, टोटल कॉस्ट टू बी इनकर्ड सर ये था अपना 75 करोड़ का। वो 500 किलोमीटर का हाईवे बनाने के लिए 75 करोड़ लगने वाला था। तो सर 75 करोड़ टोटल लगने वाला था, उसमें से अभी तक 50 करोड़ इनकर किया है, तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या होगा, 50 करोड़ डिवाइडेड बाय 75 करोड़, तो कितना हुआ सर, 50 डिवाइडेड बाय 75 इज इक्विवेलेंट टू 66.67%। इतना सर मेरा स्टेज ऑफ कंप्लीशन है। मेरा कितना परसेंट कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ, स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कितना परसेंट कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ, सबसे पहले ये निकालो। अब मैं क्या बोलूंगा, मेरा टोटल रेवेन्यू कितना था, मेरा टोटल रेवेन्यू कितना था, सर आपका टोटल रेवेन्यू था 125 करोड़। तो अब मैं क्या करूंगा, 125 में से 66.67% का रेवेन्यू इस साल रिकॉग्नाइज होगा। 66.67% मतलब 125 इंटू 66.67, तो ये अबे ये क्या किया, 125 इंटू 66.67%। सर इस साल आप जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे, आरआर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड 83.3375 करोड़ रुपीस, 83.3375 इतना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे। इस साल सर आप कॉस्ट कितना रिकॉग्नाइज करोगे, इस साल आप कॉस्ट कितना रिकॉग्नाइज करोगे, सर टोटल कॉस्ट कितना था, 75 इंटू 66.67%, वो आपका आ जाएगा ऑटोमेटिकली 50 करोड़, वो 50 करोड़ ही आएगा। तो कॉस्ट अभी तक जितना इनकर्ड है वो लिख देने का सीधा सीधा। तो सर अब देखो यहां पे क्या है, अब देखो यहां पे क्या है, इसको रादर में अगर ऐसे लिखूं,
तो अब कॉस्ट टू बी रिकॉग्नाइज्ड आज तक कितना है सर 50 करोड़। अभी तक का रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज हुआ ये, तो अभी तक देखो मेरा प्रॉफिट कितना रिकॉग्नाइज होगा, प्रॉफिट विल बी 33.3375 करोड़। और ये देख लो आपका जो टोटल प्रॉफिट होने वाला था, मेरा कॉन्ट्रैक्ट का टोटल रेवेन्यू कितना था 125, मेरा टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितना था 75, तो सर मेरा कॉन्ट्रैक्ट से टोटल प्रॉफिट कितना होने वाला था 50 करोड़। ये देख लो 50 करोड़ का कितना परसेंट प्रॉफिट आपने आज रिकॉग्नाइज किया, ये बराबर 66.67% प्रॉफिट आपका रिकॉग्नाइज होगा। मतलब जितना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ उतना आपका यहां पे प्रॉफिट रिकॉग्नाइज हुआ, जितना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ उसके प्रपोर्शन में आपने यहां पे रेवेन्यू भी रिकॉग्नाइज किए, उसके प्रपोर्शन में कॉस्ट भी रिकॉग्नाइज किए, तो प्रॉफिट भी आपका बराबर प्रपोर्शन में रिकॉग्नाइज हुआ है। अब सपोज आपको क्वेश्चन में दिया है, नेक्स्ट एग्जांपल यहां पे लेता हूं, नेक्स्ट एग्जांपल जो हमको दिया है वो है सर कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। टोटल एक कॉन्ट्रैक्ट में आपको रेवेन्यू कितना होने वाला है, से फॉर एग्जांपल 100 लाख मतलब 1 करोड़। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट में मेरे को कॉस्ट कितना होने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट में सर आपको कॉस्ट होने वाला है सर 80 लाख का, ठीक है। तो आपका टोटल प्रॉफिट कितना होने वाला है ये कॉन्ट्रैक्ट से सर 20 लाख का। अब सर यहां पे बोला है आपका ईयर वन में आपका कॉस्ट इनकर्ड कितना है, ईयर वन में कॉस्ट इनकर्ड इज 50 लाख, ईयर टू में कॉस्ट इनकर्ड कितना हो गया, ईयर टू में कॉस्ट इनकर्ड इज ईयर टू में जो कॉस्ट इनकर्ड था, से फॉर एग्जांपल टोटल कॉस्ट इनकर्ड 35 लाख, और ईयर थ्री में जाके कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट यहां पे मेरा क्या हुआ कंप्लीट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट इज नाउ कंप्लीटेड। ओके सर, यहां पे 35 की जगह इसको 55 ले लो, 55 लाख। अब सर मुद्दा आता है ईयर वन में कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूं, यहां पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड ईयर वन में कितना होगा, ये देखो, यहां पे कॉस्ट इनकर्ड ईयर वन में कितना होगा, ये देखो। सर कैसे निकालूं, तो इसके लिए ये लोग क्या बोलते हैं कि मित्रों देखो, सबसे पहले ईयर वन का स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालो, ईयर वन का क्या करो स्टेज ऑफ कंप्लीशन। कैसे, आज तक कितना कॉस्ट इनकर्ड है डिवाइडेड बाय टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। तो आज तक का कॉस्ट इनकर्ड कितना था 15 लाख, डिवाइडेड बाय टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितना है 80 लाख, तो 15 डिवाइडेड बाय 80, तो ये कितना हो जाएगा 18.75%, 18.75%, यस सर। तो अब रेवेन्यू भी कितना रिकॉग्नाइज्ड होगा, अभी तक जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा दैट विल बी 100 इंटू 18.75%, 100 इंटू 18.75%, उतना मैं अभी तक क्या करूंगा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा। तो वो कितना हो जाता है सर, दैट विल बी इक्वल टू 18.75 लाख। अभी तक कॉस्ट कितना इनकर हुआ है, कॉस्ट कितना रिकॉग्नाइज होगा, कॉस्ट रिकॉग्नाइज कितना होगा, टोटल कॉस्ट आपका 80 था, 80 इंटू 18.75 करो, आपका बराबर यहां पे क्या आ जाएगा 15 लाख का आ जाएगा कॉस्ट। तो आपका प्रॉफिट कितना रिकॉग्नाइज होगा 3.75 लाख का आपका यहां पे प्रॉफिट रिकॉग्नाइज होगा, 3.75 लाख का आपका प्रॉफिट रिकॉग्नाइज होगा। देखो टोटल प्रॉफिट कितना था 20 लाख, 20 लाख का 3.75 कितना होता है, करो 3.75 डिवाइडेड बाय 20 कितना हुआ सर, बराबर 18.75% ही प्रॉफिट मेरा रिकॉग्नाइज हुआ है। जितना मेरा स्टेज ऑफ कंप्लीशन था बराबर उतना ही प्रॉफिट रिकॉग्नाइज हुआ है। अब ईयर टू पे आओ, ईयर टू में क्या चीज है, ईयर टू में मेरा स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितना था ये निकालो, स्टेज ऑफ कंप्लीशन 55 लाख डिवाइडेड बाय 80 लाख, तो कितना हो गया स्टेज ऑफ कंप्लीशन 55 डिवाइडेड बाय 80, तो ये हो गया मेरा 68.75 लाख, 68.75% सॉरी। तो अब मैं रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करूंगा सर, 100 का टोटल रेवेन्यू इंटू 68.75%, तो ये हो जाएगा 68.75 लाख रुपीस का रेवेन्यू ईयर टू तक रिकॉग्नाइज हो जाना चाहिए। बट ये देखो 68.75 लाख का रेवेन्यू कितने में से 100 में से रिकॉग्नाइज हो जाना चाहिए। सर 100 में से आपने एक्चुअली 18.75 लाख तो ईयर वन में रिकॉग्नाइज कर दिया था, तो क्या उसको वापस ईयर टू में उतना रिकॉग्नाइज करोगे, नहीं सर। तो ईयर वन में जितना रिकॉग्नाइज हो चुका है ऑलरेडी उतना माइनस कर दो, 18.75 लाख हैज ऑलरेडी बीन रिकॉग्नाइज्ड इन ईयर वन, तो ईयर टू के लिए रेवेन्यू कितना बचा 50 लाख का रेवेन्यू ईयर टू का बचा है। कॉस्ट रिकॉग्नाइज कितना करना है, तो सर मेरा 80 लाख में से कितना, 80 लाख में से आप देखो 68.75% आप बराबर यहां पे देखोगे तो 55 लाख का कॉस्ट आना चाहिए। 80 में से 55 लाख का कॉस्ट आपका यहां पे रिकॉग्नाइज होना चाहिए, बट सर 80 में से कुछ ऑलरेडी मैंने यहां पे 15 लाख रिकॉग्नाइज कर चुका हूं, ईयर वन में ऑलरेडी 15 लाख हो चुका है, तो अब कितना आएगा, अब सर मेरे को यहां पे 40 लाख रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा।
अब देखो इस साल रेवेन्यू 50 लाख का रिकॉग्नाइज होगा, कॉस्ट 40 लाख का रिकॉग्नाइज होगा, इस साल प्रॉफिट कितना आएगा, 10 लाख रुपए का प्रॉफिट मैंने यहां पे रिकॉग्नाइज करना है। अब देखो मेरा टोटल प्रॉफिट कितना था, टोटल प्रॉफिट सर यहां पे आपका 20 लाख था, 20 में से यहां पे 3.75 रिकॉग्नाइज हुआ और यहां पे 10, तो 20 में से देखो कितना हो गया, 13.75 टोटल प्रॉफिट रिकॉग्नाइज हो गया। 13.75 डिवाइडेड बाय 20 लाख करो कितना हो गया, 13 डिवाइडेड बाय 20, ये हो गया बराबर 68.75%। इतना देखो टोटल जितना कंप्लीट हुआ उतना प्रॉफिट आपका रिकॉग्नाइज हो गया। 20 लाख का 68.75% कर लो, बराबर आपका 13.75 आएगा। ये चीज सभी को क्लियर, एवरीबडी क्लियर विद दिस। फिर ईयर 3 पे आइए, ईयर 3 में क्या है, अब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन अब कितना है, 100%। तो सर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कितना होना चाहिए, पूरा 100 लाख का। सर 100 लाख में से पूरा 100 रिकॉग्नाइज हो जाना चाहिए, इसमें से क्या ऑलरेडी कुछ रिकॉग्नाइज हो चुका है, सर पिछले साल तक 68.75 लाख रिकॉग्नाइज हो चुका है। कैसे, ईयर 1 में 18, ईयर 2 में 50, तो 68.75 लाख हो गया। यस, तो 100 माइनस 68.75 कितना होगा, 100 माइनस 68.75 ये हो जाएगा 31.25, 31.25 लाख। ये चीज क्लियर। तो मेरा यहां पे रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज होगा, 31.25 लाख का अब ईयर 3 में, और यहां पे कॉस्ट कितना रिकॉग्नाइज होगा, 80 लाख का टोटल होना चाहिए, उसमें से ऑलरेडी कितना हो गया सर, यहां पे 15 हो गया और यहां पे 40, तो 55 का तो हो चुका है। तो अब कितना होगा सर, अब जो यहां पे होगा दैट विल बी 25 लाख का कॉस्ट रिकॉग्नाइज। बिल्कुल सर, तो प्रॉफिट कितना यहां पे रिकॉग्नाइज होगा, ये 6.25 लाख का रहेगा। अब देखो ईयर 1 में 3.75, यहां पे 10 लाख, तो 13.75 हो गया है। टोटल प्रॉफिट कितना था 20, तो बचा कितना था 6.25, ये 6.25 बराबर यहां पे आ गया। तो ये सबको समझा कि ये कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को कैसे रिकॉग्नाइज करना है। इसके लिए आपको निकालना है स्टेज ऑफ कंप्लीशन, स्टेज ऑफ कंप्लीशन, स्टेज ऑफ कंप्लीशन, ये चीज आप यहां पे निकालोगे। ये चीज क्लियर, यस। और ये देखो ये कब था, वेदर आउटकम, आप जब आउटकम को रिलायबली मेजर कर सकते हो ना, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालना है, और रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों को स्टेज ऑफ कंप्लीशन के आधार पे आप यहां पे रिकॉग्नाइज करोगे। ये कब, व्हेन आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, आउटकम कैन बी रिलायबली मेजर्ड, आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड, आंसर इज यस। तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन जितना है उस प्रपोर्शन में आप रेवेन्यू और कॉस्ट को रिकॉग्नाइज करोगे। सर जस्ट इन केस मैं स्टेज ऑफ कंप्लीशन सॉरी मैं आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रिलायबली मेजर नहीं कर सकता हूं, कब कंप्लीट होगा भाई पता नहीं, खर्चा कितना आएगा टोटल, यार अभी मैं आउटकम मेजर नहीं कर पा रहा हूं रिलायबली। तो फिर बोले अब आउटकम ही आपको नहीं पता ना क्या होने वाला है, तो क्या प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करना सही है क्या, सर जब आउटकम ही नहीं पता प्रॉफिट कैसे रिकॉग्नाइज करोगे। ठीक है, आउटकम ही नहीं पता तो प्रॉफिट कैसे रिकॉग्नाइज करोगे रे भाई। तो यहां पे क्या बोले, आपने प्रॉफिट रिकॉग्नाइज होना ही नहीं चाहिए आपका। तो आज तक जितना कॉस्ट आपने रिकॉग्नाइज किया ना, आज तक जितना कॉस्ट इनकर किए उतना ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा, रेवेन्यू भी इतना ही रिकॉग्नाइज होगा। सपोज आपने कॉस्ट अभी तक 10 लाख किए सर, तो रेवेन्यू कितना मैक्सिमम रिकॉग्नाइज हो सकता है, 10 लाख, मतलब आपका प्रॉफिट तो कुछ भी रिकॉग्नाइज नहीं होना चाहिए। तो यहां पे देखो क्या बोले, यहां पे बोले रेवेन्यू रिकॉग्नाइज ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट इनकर्ड, जितना कॉस्ट इनकर्ड है उतना ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने का। प्रॉफिट कैन भी लिख दिया, सॉरी कैन नॉट आना चाहिए, कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज, प्रॉफिट हमारा रिकॉग्नाइज ही नहीं हो सकता है। अच्छा मैंने उसको बराबर ही लिखा, मैंने उसको यहां पे लिखा है नो प्रॉफिट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, मतलब प्रॉफिट कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। ये चीज सभी को क्लियर, एवरीबडी क्लियर विद दिस, 100% क्लियर, 100% क्लियर, सभी के दिमाग में यह बात गई। मतलब सर समझो ईयर 1 में अगर मैं यहां पे बोलता, से फॉर एग्जांपल यहां पे मैं बोलता आउटकम कैन नॉट बी रिलायबली मेजर्ड, आउटकम कैन नॉट बी रिलायबली मेजर्ड, मेरे को पता ही नहीं था भाई टोटल कॉस्ट कितना लगेगा यार, नहीं है अंदाजा, टाइम कितना लगेगा नहीं है अंदाजा। तो यहां पे अब मेरा कॉस्ट कितना इनकर हुआ था, ये डिटेल्स काय की थी, ये डिटेल्स थी मेरी कॉस्ट इनकर्ड की। ठीक है, ये कॉस्ट इनकर्ड की डिटेल्स थी 15 लाख। तो बोले आपका कॉस्ट इनकर्ड कितना है 15 लाख, चलो कॉस्ट तो 15 लाख का रिकॉग्नाइज करो, रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करोगे, क्या 18.75 करोगे, नो, रेवेन्यू भी 15 लाख, प्रॉफिट आपका 0 रिकॉग्नाइज होगा। ये चीज क्लियर। अब सेकेंड ईयर में आके अगर आउटकम को रिलायबली मेजर में कर पा रहा हूं, इन द सेकेंड ईयर इफ आई एम एबल टू मेजर द आउटकम रिलायबली,
इफ इन द सेकेंड ईयर आई एम एबल टू मेजर द आउटकम रिलायबली, तो बोले अब स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितना हुआ 68.75, ठीक है, क्योंकि 55 लाख का कॉस्ट था, 80 लाख का टोटल कॉस्ट, अब आपको पता है कि अब आउटकम क्या होगा, कैसा होगा। तो अब बोले अब आपका आउटकम रिलायबली मेजर कर सकते हो, तो अब इसके अनुसार स्टेज ऑफ कंप्लीशन के प्रपोर्शन में रेवेन्यू भी रिकॉग्नाइज होगा, स्टेज ऑफ कंप्लीशन के प्रपोर्शन में आपका कॉस्ट भी रिकॉग्नाइज होगा। तो अब मैं आउटकम यहां पे रिलायबली मेजर कर सकता हूं, यहां पे आके आउटकम रिलायबली मेजरेबल, रिलायबली मेजरेबल, ठीक है। तो अब क्या है, अब मैं यहां पे रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करूंगा इन प्रपोर्शन टू द स्टेज ऑफ कंप्लीशन। तो 100 का 68.75% मतलब 68.75 लाख का टोटल रेवेन्यू में रिकॉग्नाइज कर सकता हूं, कितना 68.75 लाख, जिसमें से ईयर 1 में कितना किया था 15 लाख का ईच किया था। तो अब क्या हो जाएगा, अब सर यहां पे 53.75 लाख का मैं रेवेन्यू इधर रिकॉग्नाइज करूंगा। सर कॉस्ट कितना रिकॉग्नाइज होगा इन प्रपोर्शन टू द स्टेज ऑफ कंप्लीशन, तो वो आएगा 55 लाख, जिसमें से ईयर 1 का कॉस्ट कितना रिकॉग्नाइज हुआ था 15 लाख, तो यहां पे कॉस्ट अब कितना करना है 40 लाख। तो अब देखो अब इस साल प्रॉफिट कितना होगा, profit will be 53.75 minus 40 lakhs, this will be 13.75 lakhs, 13.75 lakhs in year 2। सर ईयर 2 में अब प्रॉफिट क्यों बढ़ गया, क्योंकि ईयर 1 में आपने ये 3.75 को रिकॉग्नाइज नहीं किया था, बिकॉज ओवर ईयर वी कुड नॉट मेजर आउटकम रिलायबली, आउटकम जो था वो मैं रिलायबली मेजर ईयर 1 में नहीं कर पा रहा था, यहां पे रिलायबली मेजर नहीं कर पा रहा था मैं, ठीक है। क्लास खत्म होगी ना, उसके बाद ये दोनों चीज को, दोनों केसेस को अलग अलग एग्जांपल के तौर पे लिख लेना, तो आपको वो बहुत अच्छे से समझ जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। मैं लिखने जाऊंगा तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो आउटकम अगर आप कॉन्ट्रैक्ट का रिलायबली मेजर कर सकते हो, तो सिंपल क्या करने का, स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकाला, जितने परसेंट कंप्लीट उतना परसेंट रेवेन्यू, उतना परसेंट कॉस्ट, तो प्रपोर्शनेट प्रॉफिट भी रिकॉग्नाइज होगा। आउटकम को रिलायबली मेजर नहीं कर सकते तो फिर क्या करने का, आउटकम को अगर आप रिलायबली मेजर नहीं कर सकते तो आप प्रॉफिट कुछ भी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, जितना कॉस्ट इनकर किया उतना ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने का। तो जीरो प्रॉफिट विल बी रिकॉग्नाइज्ड इफ द आउटकम कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली। ये गया सबके दिमाग में, ये गया सबके दिमाग में। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आज की क्लास का, सर कल की क्लास में इसके पूरे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। यहां पे अब क्या बोलते हैं, स्टेज ऑफ कंप्लीशन के लिए, स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैसे निकालना, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। उसके बाद क्या है इंपॉर्टेंट नोट, ये चीज देखो, इफ एट एनी स्टेज इट इज प्रोबेबल that contract cost will exceed contractor revenue। कोई भी स्टेज पे कॉन्ट्रैक्ट आज चालू किया, आधा खत्म हुआ, ऑलमोस्ट पूरा खत्म हुआ, एनी स्टेज, कोई भी स्टेज पे अगर आपको पता लगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट विल एक्सीड द कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, मतलब लॉस होने वाला है आपको। कोई भी दिन, पहले दिन, कॉन्ट्रैक्ट के पहले दिन या सेकेंड लास्ट दिन, कभी भी आपको ये चीज अगर पता लगती है, पहले दिन या सेकेंड लास्ट दिन, कभी भी आपको अगर ये चीज पता लगती है कि लॉस होने वाला है, आप क्या करोगे, फुल एंटायर लॉस विल बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली। प्रॉफिट में देखो क्या चीज थी, प्रॉफिट में मैं केवल प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर रहा था, जितना स्टेज ऑफ कंप्लीशन उतना प्रॉफिट, जितना स्टेज ऑफ कंप्लीशन उतना प्रॉफिट। बोले अगर आपको कभी भी ये समझाना लॉस होने वाला है, तो कोई स्टेज ऑफ कंप्लीशन के अनुसार नहीं करने का, 100% लॉस तुरंत के तुरंत, आज के आज, अभी के अभी, यहीं बैठ के कर, रिकॉग्नाइज पहले, फिर घर जा। यस आयुष, जरूरी नहीं है, यहां पे देखो, इफ अगर मेरे को ये काम में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो आई कैन स्टिल मेजर द आउटकम रिलायबली, आई कैन स्टिल मेजर द आउटकम रिलायबली, कि मेरे को इसमें कितना कॉस्ट लगने वाला है, कितना समय लगने वाला है, ठीक है, राइट। ये चीज सभी को क्लियर, प्रॉफिट प्रोपोर्शनेट लॉस इमीडिएट, इस पे हम करेंगे हमारी कल की क्लास में क्वेश्चंस, ठीक है। तो आज की क्लास में क्या क्या चीजें पढ़े, आज की क्लास में सर सबसे पहले हमने पढ़े ये किसको अप्लाई होता है, बेटा केवल नाली बनाने वाले ठेकेदार को नहीं, बड़े से बड़े हाईवे बनाने वाले, सारे बड़े बड़े काम, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं बड़े बड़े अदानी वगैरह जैसे लोग, उनको अप्लाई होता है। जो खुद की प्रॉपर्टी नहीं बना रहे, किसी और को बना के दे रहे, मतलब जैसे जैसे प्रॉपर्टी बन रही, इनकी कमाई हो रही, वो कमाई को कैसे रिकॉग्नाइज करना, उसकी बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद दर्शन बोल रहा है, अरे सर हो गया ना यार, गलती जाली ना बाबा और उसमें हमारा रोल क्या है, हम सीए, हम ऑडिट करेंगे क्या, इन्होंने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज बराबर किया है क्या। अब
कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज आती, कंस्ट्रक्शन ऑफ वन असेट और मल्टीपल असेट, या ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मैं सर्विस दे रहा हूं तो वो भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। मेरे को कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है सर कुछ डिस्ट्रक्शन या रिस्टोरेशन का, वो भी यहां पे आएगा, या सर रिस्टोरेशन ऑफ एनवायरमेंट का, वो भी मेरा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में आता है। अब सर देखो क्या है, कभी कभी आप क्या करते हो, लीगली एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो, किसी एक व्यक्ति के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बट उसमें मल्टीपल असेट्स बना रहे हो, 1 2 3 4 5 असेट, हर एक असेट का आपने सेपरेट प्रपोजल दिया। यस, हर एक प्रपोजल इंडिविजुअल बेसिस पे एक्सेप्ट रिजेक्ट हो रहा है, और हर एक प्रपोजल का जो कॉस्ट रेवेन्यू है वो आप इंडिविजुअली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो बोले AS7 के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन करना है ना, अब भी मैंने लास्ट में आपको पढ़ाया कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, कितने परसेंट, कैसे क्या करना, तो वो AS7 का प्रिंसिपल चारों असेट पे अलग अलग लगाएंगे। इसका कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अलग निकालना, इसका कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अलग निकालना, स्टेज ऑफ कंप्लीशन अलग से निकालना, स्टेज ऑफ कंप्लीशन अलग से निकालना, इसका आउटकम मेजरेबल रिलायबली मेजर कर सकते कि नहीं देखना अलग, इसका अलग। मतलब सर हर एक पे AS7 अलग 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 तामड़ी चामड़ी समझ दे लाख 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 वैसे अलग 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 यहाँ पे करने का है आपने सारी चीजें। ये चीज सभी को क्लियर? तो AS7 हर एक असेट पे अलग अलग लगाओगे, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अलग अलग निकालोगे, रेवेन्यू रिकॉग्निशन के क्राइटेरिया अलग अलग करोगे। ठीक है, इसको बोलते हैं सेगमेंटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा था नौरा और दिशा का झगड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए इन्होंने साथ में डिसाइड किया अपन दोनों मिलकर एक ब्रिज बनाएंगे, तेजस 23rd फ्लोर यहां से 23rd फ्लोर यहां पे जब चाहे तब आ जा सकता है। तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट तेजस ने लीगली 2 लोग के साथ किया है, बट अब तेजस के कॉन्ट्रैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, लीगलिटी छोड़ो, उसका एक्चुअल प्रैक्टिकलिटी देखो, वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक कंटिन्यूअस सीक्वेंस में बनाएगा। ये उसने नेगोशिएट भी जब दोनों को बिठा के किया होगा एक सिंगल पैकेज के तौर पे कि मेरे को इतना लगेगा। यस, तो सिंगल पैकेज के तौर पे नेगोशिएट हुआ है, ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन और कंटिन्यूअस सीक्वेंस में यहां पे होगा। तो यहां पे क्या है, हम रेवेन्यू रिकॉग्निशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एक ही कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। तो ये पूरे एक कॉन्ट्रैक्ट पे मैं एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू देखूंगा, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट देखूंगा, इस पे सिंगल स्टेज ऑफ कंप्लीशन देखूंगा, इसका आउटकम रिलायबली मेजरेबल है कि नहीं वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट का एक करके देखूंगा। लीगली भले अलग अलग हो, AS7 के लिए एक। ठीक है, उसके बाद क्या चीज, उसके बाद फिर यहां पे इन्होंने बोले सर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट छोड़ो, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में क्या क्या चीज आती है। सॉरी सर, एक चीज बची, एडिशनल असेट। एडिशनल असेट अगर आप बना रहे हो तो सर एडिशनल असेट अगर उसका जो डिजाइन है ओरिजिनल असेट से बहुत अलग है रे, कोई लेना देना ही नहीं, तो उसको अलग असेट मानने का, उस पे AS7 अलग लगाने का, उसका रेवेन्यू रिकॉग्निशन अलग करने का, उसका आउटकम रिलायबली मेजरेबल है कि नहीं अलग देखने का, स्टेज ऑफ कंप्लीशन अलग देखने का, सब 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 अलग देखने का। सर अगर उसका जो नेगोशिएशन किया एडिशनल असेट का, उसमें ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को कोई मद्देनजर नहीं रखे थे, पूरा अलग किए, सब अलग 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 तामड़ी चामड़ी। यस, तो क्या चीज है, उसको पूरा AS7 का प्रिंसिपल्स उस पे अलग लगाएंगे, रेवेन्यू रिकॉग्निशन पूरा अलग करेंगे, सेपरेट असेट की तरह ट्रीट करेंगे, क्लब नहीं कर देंगे ओरिजिनल असेट के साथ। ठीक है सर, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, और लिखा है दोनों नहीं, एक भी हो गई तो सेपरेट असेट है वो। उसके बाद क्या चीज है सर, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में क्या क्या चीज आती है, तो आपका और नौरा का जो ओरिजिनली अग्रीड था वो रेवेन्यू। उसके बाद अगर नौरा के कारण आपको कोई एडिशनल कॉस्ट आ रहा है, ठीक है, वो 2 दिन वर्कर्स को बोली नहीं तुम घर जाओ, अरे तुम घर जाओ मतलब मेरे को तो उनको डेली वेजेस देना है, मेरा तो एडिशनल कॉस्ट लग रहा है। ठीक है, मैंने बोला भैया देखो मेरे वर्कर आ जाएंगे सुबह 8 बजे, शाम के 8 बजे तक 12 घंटे काम करेंगे। अब वो बोलती नहीं, वर्कर को मैं एंट्री दूंगी 11 AM को और वो लोग चले जाने चाहिए 6 PM को। मैंने बोला पर मेरे को उनको 8 AM to 8 PM के वेजेस देना है, तो मेरे को उसके कारण अब क्या करना पड़ रहा, एडिशनल कॉस्ट इनकर करना पड़ रहा, क्योंकि अब कॉन्ट्रैक्ट का टाइम लंबा लग जाएगा, तो मेरे को एडिशनल कॉस्ट इनकर करना पड़ा। तो एडिशनल कॉस्ट जो कॉन्ट्रैक्ट इनकर कर रहा है बिकॉज ऑफ द कस्टमर एंड दिस वाज नॉट ओरिजिनली स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट, तो ये क्लेम मैं यहां पे ऐड कर दूंगा रेवेन्यू में। कब, रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है जब वो अप्रूव हो जाए और उसका मेजरमेंट सर्टेन हो, कस्टमर ने अप्रूव करना चाहिए पहले, तभी कॉन्ट्रैक्टर उसको ऐड कर सकता है। वेरिएशन पेमेंट, सिंगल बेड की जगह बोले डबल बेड बनाने का, तो स्कोप बदल गया, वर्क का स्कोप बदल गया, तो अब इसमें मैं क्या करूंगा, वेरिएशन पेमेंट को ऐड करूंगा। कब, अगर अगेन कस्टमर अप्रूव किया और उसका मेजरमेंट सर्टेन हो तब। और आखिरी चीज क्या आती है, इंसेंटिव पेमेंट, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स मीट करने के लिए कोई एक्स्ट्रा पेमेंट अगर मिलता है, क्वालिटी का हो सकता है, टाइमली कंप्लीशन को हो सकता है, तो यहां पे बोले कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, कॉन्ट्रैक्ट शुड सफिशिएंटली बी एट एन एडवांस स्टेज। आप पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस, अरे ये तो मैंने पहले करके दिखाया है रे, चल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में इंसेंटिव पेमेंट को पहले दिन से ऐड करना, भैया ना, ऐसा नहीं कर सकते।
ये नहीं कर सकते तो यहाँ पे बोला कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू शुड रीच अ सफिशिएंटली एडवांस स्टेज, तब जाके आप ये इंसेंटिव पेमेंट को कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में ऐड कर सकते हो। एंड ऑल्सो उसका मेजरमेंट सर्टन होना चाहिए। अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में क्या क्या चीज आएगी, डायरेक्ट कॉस्ट जो है, जो आप अलोकेट कर सकते हैं यस प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, जो स्पेसिफिक एक कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड ही अगर आपने कुछ खर्चा इनकर किया है वो, और सर ये कॉन्ट्रैक्ट को अक्वायर करने के लिए अगर आपको कुछ खर्चा लगा है तो वो भी आ जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट होगा। अब सर मेरा 2.5 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट ये कौन से साल में रिकॉग्नाइज, ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3, कब करूं इसको रिकॉग्नाइज? तो ये लोग बोलते हैं लाला सुन, तू यहां पे देख पहले क्या तेरा जो आउटकम है तू रिलायबली मेजर कर सकता है, अगर हां तो तू स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकाल, स्टेज ऑफ कंप्लीशन के प्रपोर्शन में तू रेवेन्यू और कॉस्ट को रिकॉग्नाइज कर। अगर तू आउटकम को रिलायबली मेजर ही नहीं कर सकता ना, तो तू एक सिंपल काम कर, आज तक जितना कॉस्ट इनकर किया रेवेन्यू भी मैक्सिमम उतना ही रिकॉग्नाइज करेगा। तू यहां पे अभी कोई प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, क्योंकि तेरे को यही नहीं पता कि तेरा आउटकम क्या है, तेरे को यही नहीं पता तेरा आउटकम क्या है, तो तू यहां पे कुछ नहीं कर सकता। शांति से बैठे रहे, जितना कॉस्ट हुआ उतना यहां पे तू क्या करेगा, ये रिकॉग्नाइज करेगा। क्या? जितना तेरा कॉस्ट हुआ उतना तू रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगा। और लास्ट में इन्होंने क्या बोला है, लास्ट में इन्होंने बोला है कि बेटा देख यहां पे क्या चीज है, अगर तेरे को एट एनी स्टेज ये पता लगता है तेरा इस कॉन्ट्रैक्ट में लॉस होने वाला है, आज तेरा कॉन्ट्रैक्ट चालू भी नहीं हुआ बट तेरे को पता है इसमें लॉस होने वाला है, तू आज के आज पूरा 100% लॉस रिकॉग्नाइज कर। प्रॉफिट रिकॉग्निशन की बात थी तो प्रपोर्शनेट करते थे, बट लॉस की बात है तो पूरा का पूरा आज के आज लॉस रिकॉग्निशन की बात करेंगे तो पूरा का पूरा आज के आज, अभी के अभी, इसी के इसी वक्त। ये चीज सभी को क्लियर? एवरीबॉडी एब्सोल्युटली क्लियर 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 क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर। ओके सर, एग्जाम्पल शो कर दीजिए, स्क्रीनशॉट लेने का है। ये लो एग्जाम्पल शो किया, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कल इसके क्वेश्चंस करेंगे, कल इसके पूरे के पूरे क्वेश्चंस करेंगे। आकाश AS9 का पूरा चार्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा, AS9 का सेकंड लेक्चर भी प्रोवाइड करना बचा है अभी। ओके यस, तो लगभग हमने थियोरेटिकली तो AS7 को पूरा कवर कर लिया है, कल इसके पूरे क्वेश्चंस कवर करेंगे, इसमें मचा देंगे। थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके मित्रों, यस तो आज की क्लास को यहाँ पे खत्म करें। यस सर, आज की क्लास को खत्म करते हैं। जाने के पहले लाइक सभी कर देना, और पसंद आता है तो कमेंट भी कर देना मित्रों। जब लेक्चर बंद करूँ उसके बाद कमेंट कर देना, पसंद आया, यूजफुल था, जो भी लगे जेन्युइनली कमेंट कर देना। ओके यस चलो, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। मिलेंगे कल की क्लास में, करते रहेंगे लॉजिकल पढ़ाई विद तेजा भाई। AS7 के कल क्वेश्चंस करेंगे। अंटिल देन दिस इज CA तेज सूचक साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।